हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा, योर कोडर, योर मेंटर, योर बड़ा भाई, छोटा भाई, जो तुम मेरे को मानना चाहो मान सकते हो। आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन पेपर के प्रोग्रामिंग को कवर बिल्कुल क्लियर कर देंगे। प्रोग्रामिंग बेसिक से लेके एडवांस तक हम इस प्रोग्रामिंग में जाने वाले हैं। और अगर अभी तक तुमने उप्स वाली ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज इसको जाकर देख लेना, क्योंकि इसी का ही ये पार्ट है। ये सारा थ्योरी वाला पार्ट अभी तक हमने कवर कर लिया था, ठीक है, इस प्लेलिस्ट के अंदर। उप्स इंटरनल वाले पे तुमने 1.1 के व्यू कर दिए हैं, थैंक यू फॉर दैट। बहुत ज़्यादा शुक्रिया तुम्हारा इस चीज़ के लिए। और अब हम चालू करते हैं मेरे भाई, मेन चीज़, लास्ट 7 ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को कवर। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, और मेरे को ये भी पता है प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट नहीं होते हैं। मतलब कुछ-कुछ रिपीटेबल हैं, कुछ-कुछ मतलब 2000 मैंने एक्चुअली डाटा लिख रखा है, मैं तुम्हें डाटा बताता हूँ। 2018 और 19 के जो पेपर रहे हैं, वो तो रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ। उसके बाद से कोई पेपर टफ नहीं आया। 2019 में तो एक भी प्रोग्राम भी नहीं आया, सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी आई है। तो ये वाली जो प्लेलिस्ट थी ना, ये वाली जो प्लेलिस्ट थी, अगर तुम इसको कवर कर लोगे, तो 2019 से लेके आगे वाले कवर के जितनी भी थ्योरी है, तुम ये कवर कर पाओगे, ठीक है? और 2020, 21 और 22 के अंदर तीनों में एक क्वेश्चन आया है, जो सिमिलर है। आगे मैं बताऊँगा कौन-सा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरे मैंने रिसर्च कर लिया, पूरे मैंने 23 24 क्वेश्चन बना लिए हैं, और अब हम करने वाले हैं उन क्वेश्चनों को। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट ए सैंपल कोड टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ फटाफट से एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है? हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। बताऊँगा एक-एक लाइन का मैं यहाँ मतलब बताऊँगा तुम्हें। और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है? उसके बाद वर्ड मेन एक लाइन का मतलब समझाऊँगा अच्छी तरह, चिंता मत लेना। और यहाँ लिख देंगे हम सी आउट के अंदर हम यहाँ लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। कुछ भी लिख सकते हो, हेलो दुनिया लिख देता हूँ मैं, ठीक है? हेलो वर्ल्ड लिखना चाहो हेलो वर्ल्ड, हेलो दुनिया, माय नेम इज़, कुछ भी एनीथिंग। इसका फटाफट से एक ड्राई रन कर लेते हैं, और यही हमें बना के आना है, और इसी बना के हमें प्रोग्राम को समझा के आना है कि हमने क्या-क्या लिखा है, बस दैट्स इट। तो सबसे पहले इस चीज़ पे बात करते हैं, पहली लाइन का मतलब क्या है? देखिए जो पहली लाइन है ना, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये एक हेडर फ़ाइल है। अच्छा भैया, हेडर फ़ाइल क्या होती है? मैं नहीं जानता हूँ। मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ जिसने अभी तक फर्स्ट, सेकंड सेमेस्टर में कोडिंग नहीं की है। हेडर फ़ाइल भाई मेरे छोटे भाई, बेसिकली क्या होती है हेडर फ़ाइल? किसी ने कोई कोड लिख दिया है, और वो कोड ना तुम्हें कंपाइल करके, मतलब बना के एक फ़ाइल में डाल के दे दिया है कि भैया अब तुम्हें बार-बार इस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये लाइन लिखोगे तो उसका असर ये हो जाएगा। अच्छा भैया, मैं थोड़ा-थोड़ा समझ रहा हूँ भैया, पूरा नहीं समझ पा रहा। इसको यूँ समझो, काउट होता है कंसोल के अंदर आउटपुट। अच्छा मान लो ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है भैया कि अगर मैं पेंसिल चला रहा हूँ, तो ये देखो कुछ-कुछ ड्रॉ हो रहा है, कुछ-कुछ ड्रॉ हो रहा है ना? तो इसका जो कोड होगा कि पेंसिल इस यहाँ चलने पे ये कुछ ड्रॉ हो रहा है, इसका कोड मैंने नहीं लिखा। इसका कोड किसने लिखा है? एक्सकेलीड्रो नाम की एक वेबसाइट है, उसके बंदे ने लिखा है, जो कि तुम्हें गिटहब वगैरह मिल जाएगी, उसको अलग रखते हैं। उस बंदे ने लिखा है जिसकी ये वेबसाइट है, एक्सकेलीड्रो नाम की। उसने लिखा है ना कि भाई पेंसिल लेके अगर कोई यूँ-यूँ माउस को हिलाएगा तो एक्चुअली वो ड्रॉ हो जाएगा। कोड उसने लिखा, यूज़ मैं कर पा रहा हूँ। कैसे कर पा रहा हूँ? उस चीज़ को समझते हैं। उसने कुछ फाइल्स बना के ऑनलाइन अपलोड कर दी होंगी कि भैया ये फाइल सारे के सारे अपने पीसी में या वेबसाइट पे आओगे तो अपने आप डाउनलोड हो जाएँगी, और इस फाइल के डाउनलोड होते ही अब तुम इस चीज़ को यूज़ कर पाओगे, पेंसिल चलाओ और ये लिखो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ऐसा कोड जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुमने नहीं लिखा है, बस तुम उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हो, वो होता है हमारी हेडर फाइल्स। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का मतलब है हेडर फाइल्स को हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया। कौन सी हेडर फाइल को किया है? आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम क्या होता है भई? आईओस्ट्रीम का बेसिकली मतलब होता है इनपुट, आउटपुट, स्ट्रीम। इनपुट, आउटपुट, स्ट्रीम। अच्छा भैया, इनपुट, आउटपुट, स्ट्रीम मैं समझा नहीं। इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब यूज़र से कोई ऐसे डाटा हमें ले लेना जो कि हमें आगे नेसेसरी होगी आउटपुट देने के लिए। ठीक है भैया, इनपुट के अंदर हम कुछ भी परफ़ॉर्म करा सकते हैं। लाइक मैं माउस चला रहा हूँ, ये इनपुट दे रहा हूँ, मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहा हूँ, ये इनपुट है। किसके लिए? मेरे पीसी के लिए, मेरे लैपटॉप के लिए, ठीक है? तो उसके लिए इनपुट है। तो अच्छा, इनपुट डिवाइस भैया मेरे को समझ आ गया। आउटपुट क्या है? आउटपुट मेरे भाई वो होता है जो स्क्रीन हमें दिखा रही है, जो स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है अभी तक, वो सब आउटपुट है। मैं इसको थोड़ा और बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ, तो ये सब आउटपुट है। ओके भैया, इतना मेरे को समझ आ रहा है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। आगे बताओ भैया, मज़ा आ रहा है। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना मेरे भाई।
इनपुट आउटपुट तो हमने समझ लिया है कि हमने इनपुट और आउटपुट को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया है। अच्छा, अब ये किया क्यों है? इसके बिना क्या प्रोग्राम नहीं चलेगा? भाई इसके बिना प्रोग्राम चल तो जाएगा, बट इसके बिना तुम करोगे क्या? अगर तुम इनपुट भी नहीं ले पा रहे और तुम आउटपुट भी शो नहीं करा पा रहे, तो तुम्हारा प्रोग्राम चलने का, चलाने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा भई, अब ये लाइन क्या है? ये लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन हमें भैया अच्छे से क्लियर होगी कि भैया ये एक हेडर फ़ाइल है, जो कि जिसका नाम है आईओस्ट्रीम। इसको इंक्लूड कैसे करते हैं? हैश इंक्लूड लगा के अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं और उसके आगे एंगुलर ब्रैकेट में ग्रेटर दैन और लेस दैन के साइन के बीच के यहाँ पे हम उस फ़ाइल का नाम लिख देते हैं, तो वो इंक्लूड हो जाती है। भैया अगर हमें साइन नहीं लगाने हैं, तो कोई और भी रास्ता है? हाँ, डबल कोट में भी तुम नाम लिख सकते हो, जिन लोगों को नहीं पता, डबल कोट में उस फ़ाइल का नाम लिखो, चल जाएगी मक्खन फ़ाइल, ठीक है? बट अभी इस चीज़ पे नहीं आते, ये थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट हो जाता है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है? इस चीज़ को यहाँ से मैं हटा डन है। तो पहली लाइन अब भैया तुम्हें क्लियर हो चुकी है, पहली लाइन में कोई डाउट नहीं होने का। आगे यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। अच्छा, अगर तुमने यहाँ पे फंक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो कि अभी तक आई होप सो तुमने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ऐसे काम जो कि रिपीट होते हैं, ऐसे काम जो कि रिपीट होते हैं, उन्हें हम फंक्शन बोलते हैं। और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी यानी कि क्लास है एसटीडी नाम से, उसके अंदर कुछ फंक्शन है जैसे सी आउट, सी इन। अच्छा, एसटीडी क्लास क्या होती है भैया? क्लास अगर नहीं पता तुम्हें, तो भाई एक वीडियो देख के आओ सबसे पहले इसी प्लेलिस्ट की, उप्स इंटरनल वाली। वहाँ से तुम्हें समझ आ जाएगा क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है? अगर तुम्हें क्लास पता है तो मैं बताता हूँ। एसटीडी नाम की क्लास है, ठीक है? मेरे को उसको यूज़ करना है और उसके अंदर एक काउट नाम का फंक्शन है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा भैया, अगर मैं ये लाइन ना लिखूँ, तो क्या होगा? भाई टर्बो सी प्लस प्लस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हम पेपर के अंदर बात कर रहे हैं, तो पेपर के अंदर हम एक चीज़ करके आएँगे, ये लाइन ज़रूर लिख के आएँगे। इसका लाइन का मतलब क्या? अगर ये ना लिखूँ भैया तो क्या हो जाएगा? ऐसा क्या तूफ़ान आ जाएगा? भाई मेरे को हर जगह जहाँ पे मैंने काउट लिखा होगा ना, वहाँ एसटीडी डबल कोलन काउट लिखना पड़ेगा। और वहाँ फिर लिखना पड़ेगा अपना वही आउटपुट, हेलो दुनिया। तो कुल मिला के मैं इतनी बड़ी लाइन लिखने से बचने के लिए एसटीडी कोलन कोलन मेरे को बार-बार नहीं लिखना हर लाइन में, उस चीज़ से मैं बचने के लिए क्या कर रहा हूँ, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का यूज़ कर रहा हूँ। आई होप सो इतना क्लियर है। हम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिखेंगे, हमने इस फाइल को इंक्लूड कर लिया आईओस्ट्रीम को, अब चलते हैं आगे। किसी भी प्रोग्राम के अंदर ना, किसी फ़ाइल के प्रोग्राम के अंदर सी में या सी प्लस प्लस में एक फ़ंक्शन ज़रूर होगा, जो कि होगा मेन। मेन फ़ंक्शन के बिना तुम्हारी फ़ाइल रन नहीं करेगी, नो चांस। समझ रहे हो? तो मेन फ़ाइल जैसे ही रन करेगी, तो उसके अंदर एक लाइन लिखी होगी, ये मेन फ़ंक्शन होता है। फ़ंक्शन क्या होता है, उसी वाली वीडियो में जाके देखना। फ़ंक्शन के अंदर एक लाइन लिखी हुई है काउट। काउट क्या करता है, कंसोल पे आउटपुट देने का काम आता है। कंसोल क्या होता है भैया? तुम्हारी स्क्रीन समझ लो, ये कंसोल है। कंसोल के ऊपर आउटपुट देने काम आता है। ये पूरी तुम्हारी स्क्रीन पे क्या लिख के आ जाएगा, हेलो दुनिया या हेलो वर्ल्ड या हेलो भव्य, हेलो दीपांशु या एनीथिंग जो भी तुम्हारा नाम है, कुछ भी तुम्हारा नाम है, हेलो उज्ज्वल, कुछ भी लिख के आ सकता है यहाँ पे, ठीक है? सियाउट भी हमने समझ लिया भैया। अच्छा भैया, यही बस बना के आना है? हाँ, मेरे छोटे भाई, यही बस बना के आना है। इस पूरे प्रोग्राम को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ क्लीन वे में। इसका ले लो या तो स्क्रीनशॉट या इसको रट लो। पहला क्वेश्चन यहाँ तुम्हारा क्लियर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ चुके हैं गाइस हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, जिसका नाम है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस विद ए हेल्प ऑफ सिंपल प्रोग्राम। इनहेरिटेंस हमारे पास जितने भी टाइप की थी वो सारी यहाँ लिखी हुई होगी। इन दो लाइनों का मतलब मैं मेरे पहले प्रोग्राम में समझा चुका हूँ। सेकंड के अंदर आते हैं हम। एक एनिमल नाम की क्लास है, एक डॉग नाम की क्लास है। एनिमल नाम की क्लास क्या है? पेरेंट है। डॉग नाम की क्लास क्या है? ड्राइव्ड क्लास है। यानी कि एक पेरेंट का एक क्लास, मतलब एक चाइल्ड, एक पेरेंट एक चाइल्ड, ये क्या होगा? ये होगा सिंगल इनहेरिटेंस। क्या हो गया ये? सिंगल इनहेरिटेंस। बेस क्लास होगी सिंगल इनहेरिटेंस की, ड्राइव्ड क्लास होगी सिंगल इनहेरिटेंस। बाप एक बेटा एक, दोनों को हमने मिला दिया, क्या होगा? सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस आई होप सो कवर हो चुका है। आगे चलते हैं, इनको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। आगे चलते हैं। बेस क्लास फॉर मल्टीपल। मल्टीपल के अंदर क्या होता है? मल्टीपल में क्या होते हैं? पेरेंट्स बहुत सारे होते हैं, यानी बेस क्लास बहुत सारे हो सकते हैं। व्हीकल नाम की एक बेस क्लास है, एक मशीन नाम की बेस क्लास है, और उन दोनों से हमने एक ड्राइव्ड क्लास बना दी है। यहाँ लिखा है मैंने क्लास कार, जो कि पब्लिक व्हीकल और पब्लिक मशीन से मिलकर बनी है, जो कि यहाँ है। पब्लिक व्हीकल ये रहा, पब्लिक मशीन ये रहा, ठीक है? यानी दो क्लासों से मिलकर एक क्लास बनी है। दैट व्हाट वी कॉल्ड क्या? मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो हमने ये भी समझ लिया भैया। ओके, आगे चलते हैं भैया। अगर एक के बाद एक के बाद एक, सबसे पहले शेप। शेप नाम की एक क्लास है। शेप कौन कौन सी हो सकते हैं? रेक्टेंगल एक शेप है, जो कि क्लास शेप से मिलकर बनी है। तो उसके बाद क्या हो सकता है? कलर्ड रेक्टेंगल एक
एक सिंपल रेक्टेंगल, सादा रेक्टेंगल, एक कलर्ड रेक्टेंगल, तो खाली रेक्टेंगल से मिलके वो बना है। तो लाइन बाय लाइन, लेवल बाय लेवल चल रहा है काम, तो ये हो गया मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल भी हमने पढ़ लिया कि भैया पहले शेप था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रेक्टेंगल आया, उसके बाद भैया मैंने पढ़ा कलर्ड रेक्टेंगल आ गया। अब भैया इसका एक मेन फंक्शन बना दिया। अब मेन फंक्शन में क्या है, जो डॉग जो था ना, डॉग नाम की जो क्लास थी, वो चाइल्ड क्लास है, इसका पेरेंट था कौन, एनिमल। तो याद करो, इसके बाप के पास तो ये प्रॉपर्टी थी, एनिमल के पास प्रॉपर्टी थी ईट की, और डॉग के पास थी बार्क की। अब ये दोनों यूज कर पा रहा है कौन, डॉग। कि हमने क्या करा, बाप के गुण बेटे में दे दिए एज सच, ठीक है। आगे देखिए, मल्टीपल के अंदर क्या है, व्हीकल के अंदर था ड्राइव फंक्शन, और मशीन में था ऑपरेट फंक्शन। हमने दोनों को मिला के कार को दे दिया, कार को दे दिया। देन बाप पेरेंट्स कितने भी हों, उन सबकी एक ही हमने वो बना दिया है एज सच। तो ये हो चुका है। बेसिक सा एक ये छोटा सा एग्जांपल देके आना है तुम्हें, छोटा सा प्रोग्राम बना के आना है। आई होप सो यहाँ तक यार तुम कवर कर ही लोगे, ज्यादा कुछ प्रोग्राम है नहीं, ठीक है। हम आ चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3, राइट प्रोग्राम टू ओवरलोड प्लस ऑपरेटर। अच्छा भैया पहले तो मेरे को ये बता दो, प्लस ऑपरेटर ओवरलोड वगैरह क्या है, ओवरलोड क्या है, पहले तो मेरे को ये समझा दो। अ, मान लो मैं तुमसे कहता हूँ मेरे को टू प्लस टू करना है। अच्छा तो भैया तुम आंसर बता दोगे, फोर आंसर है इसका, फोर। समझ आता है, ठीक है, क्योंकि दो इंटीजर को प्लस करके इंटीजर ही वैल्यू आती है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। अब आगे, अब मैं कह रहा हूँ 2.2 को प्लस करना है किससे, 2.2 से। क्या आंसर बता सकते हो, क्या आंसर बता सकते हो, तुम कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं भैया, ये पॉइंट वाली तो नंबर है। तो यहाँ आ चुका है अब आंसर 4.4। अब मैं कहता हूँ ओबीजे 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 वन की वैल्यू, डॉट की वैल्यू, वैल्यू नाम का एक वेरिएबल है उसके अंदर, है ना, उसकी वैल्यू तो है 10, उसकी वैल्यू क्या है 10। ओबीजे टू नाम का एक वेरिएबल है, ओबीजे टू नाम का वेरिएबल है एक, ओबीजे टू, उसकी वैल्यू है 20। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों को जरा प्लस करो, या फिर मैं यूं कह रहा हूँ, सारी छोड़ो, ओबीजे टू और ओबीजे वन प्लस करो। क्या ये पॉसिबल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट हैं जो कि प्लस करने इज नॉट पॉसिबल, बट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं कि हम दोनों ऑब्जेक्ट की प्लस करवा पाएं और हमारा आउटपुट जो है 30 उसको लेके आ सकें। अच्छा भैया कैसे, हाउ, वो जादू की घुट्टी सी है क्या। हाँ भैया जादू की घुट्टी से ही देंगे। मैंने यहाँ माई क्लास नाम की एक क्लास तुमने बना लिया सिंपल से, उसके अंदर एक प्राइवेट के अंदर एक वैल्यू ले लिया, इंट वैल्यू प्राइवेट में ले लिया तुमने। मेन चीज आती है यहाँ से, हम मैं कह रहा हूँ कि कोई भी माई क्लास नाम का ऑब्जेक्ट बने, उसके ब्रैकेट में वो एक वैल्यू लेगा, पर वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू को अंदर इनिशियलाइज कर दो। अच्छा भैया मैं समझ नहीं पाया, एक बार वापस बताना। अगर मान लो कल को ओबीजे वन अगर मैं बनाता हूँ, लेट्स फोकस ऑन दिस ओबीजे वन, ओबीजे वन के अगर ब्रैकेट में मैंने 10 दे दिया, तो ये 10 कहाँ चला जाए मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि वैल्यू को असाइन हो जाए, वैल्यू को असाइन हो जाए। क्या असाइन हो जाए भैया, वैल्यू को 10 असाइन हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि मैंने लिख रखा है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर बनाता है, मतलब मेरी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, तो क्या करूं, माई क्लास का अगर कोई कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, उसके ब्रैकेट में कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को वी के अंदर डाल दो। मैंने लिख दिया है बात कि उस वैल्यू को वी के अंदर डाल दो, होगी बात। हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ शुरू होता है, ओवरलोडिंग द प्लस ऑपरेटर। एक प्लस नाम का ऑपरेटर है, उसको ओवरलोड करना है। अच्छा भैया ये प्लस वाला ऑपरेटर की यूनरी ऑपरेटर में लग जाएगा, यूनरी ऑपरेटर में भी ये प्लस वाला काम करेगा, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, यही सेम क्वेश्चन है वो। तो इस क्वेश्चन को ढंग से करना है, बहुत बार आ चुका है, इजी वे में नहीं लेके जाना है, एक एक चीज क्लियर करनी है। क्या हुआ है कि हर बहुत बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो मेन है करना। यूनिटी ऑपरेटर इसी को कहते हैं, प्लस ऑपरेटर इसी को कहते हैं, और फंक्शन ओवरलोडिंग का जब भी बात आ जाए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जब भी बात आ जाए, फंक्शन ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जब भी बात आ जाए, इसी को कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेटर एक्चुअली ओवरलोड करना है,
प्लस वाला, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं कि किस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फंक्शन का ओवरलोडिंग लगानी है, फिर हम ऑपरेटर लिख के उस ऑपरेटर का नाम लिखते हैं। जैसे इस केस में है वो प्लस, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, कोई भी हो सकता है। हमारे केस में वो प्लस है। फिर मैंने एक इंस्टांस बनाया माई क्लास नाम के ऑब्जेक्ट का, जिसका नाम मैंने रखा अदर। मैं कह रहा हूँ अदर की जो वैल्यू है उसको वैल्यू में प्लस कर दो। अच्छा भैया मैं समझा नहीं। देखो यहाँ एक चीज बनी ऑब्जेक्ट 10, ये क्या हुआ, ये वैल्यू है अब, ये क्या है, वैल्यू है। ओबीजे 1 के अंदर मैंने ब्रैकेट में पास किया 10। मैं इस चीज को ना आई होप से यहाँ ज्यादा अच्छे से क्लियर करा सकता हूँ। इन सबको एक बार साइड करो। इसको यूं समझेंगे, हम इसको यूं समझेंगे, ओबीजे 1, ओबीजे, हमें जल्दी नहीं है किस चीज की, हमें जल्दी नहीं है। ओबीजे 1 ने अगर 10 वैल्यू को कॉल किया, तो मैंने वहाँ एक कंस्ट्रक्टर लगा रखा था जो करता क्या था कि अगर ऐसा कुछ कॉल हो जाए जिसके ब्रैकेट में 10 लिखा है, तो वैल्यू नाम की एक वेरिएबल है मेरे पास प्राइवेट में, उसकी वैल्यू को इक्वल कर दो किस चीज के, 10 के। उसकी वैल्यू को इक्वल कर दो फटाफट से 10 के। मेरा कहने का ये मतलब था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कल को कोई नया ऑब्जेक्ट आ जाता है, ओबीजे, ओबीजे 2, ओबीजे, ओबीजे 2, है ना। तो उसके अंदर अगर वो कोई वैल्यू देता है, उसके साथ भी यार यही करो, उसके साथ भी यही करो। क्या करो भैया कि वैल्यू की जो वैल्यू है वो चेंज करके क्या कर दो, 20 कर दो। अच्छा भैया ये 10 हट जाएगी, नहीं हटेगी, 10 हट जाएगी, नहीं हटेगी मेरे भाई। वो वैल्यू ओबीजे 1 में स्टोर है, ये वैल्यू ओबीजे 2 में स्टोर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब कल को मैं एक और वेरिएबल बना लूँ रिजल्ट, उसके अंदर मैं कह दूं ओबीजे 1 प्लस ओबीजे 2, ओबीजे 2, तो क्या करेगा, ओबीजे 2 के अंदर वैल्यू क्या है, 20, 20 है ना वैल्यू। और ओबीजे 1 के अंदर क्या वैल्यू है, ओबीजे 1 के अंदर वैल्यू है भैया 10। इन दोनों को प्लस करके मेरे को क्या दे देगा रिटर्न में, मेरे को रिटर्न में दे देगा क्या, 30। तो अब मेरे पास रिजल्ट में जो वैल्यू आई है, रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू आई है वो है 30। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे वही हुआ है कि ओबीजे 1 को अगर हमने 10 दिया, तो ओबीजे 1 का जो वैल्यू है वो 10 है, बट ओबीजे 2 को हमने दिया 20। ओबीजे 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे 20 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले वाली जो वैल्यू है ना, उसके अंदर अब जो वैल्यू आई है उसको प्लस कर दो। पहले वाली क्या थी, 10 थी, उसमें प्लस कर दिया हमने 20 करके, उसको डिस्प्ले करा दिया। कैसे कराया भैया, रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट के अंदर ओबीजे 1 और ओबीजे 2 को दोनों को प्लस करा दिया। और इसका जो टाइप होगा ना वो माई क्लास होगा। क्यों होगा भैया माई क्लास, क्योंकि इंटीजर रिटर्न नहीं कर रहे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं अपनी ही क्लास का, तो उसके लिए हमें क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो माई क्लास रिजल्ट हमने बनाया और इन दोनों को प्लस करके रिजल्ट के अंदर स्टोर करा लिया। अब रिजल्ट और डिस्प्ले जब मैं फंक्शन रन करता हूँ, तो यहाँ लिख भी रखा है आउटपुट विल बी 30। इसके अंदर मैं वैल्यू को बेसिकली प्रिंट कर रहा हूँ। डन है भैया, चला के दिखा दो, एक बार चला के दिखा दो। 30 आ गया भैया, 30 आ गया, मैंने चला दिया, रन कर दिया, 30 आ गया भैया। बस इतना ही था भैया, भाई इतना ही है, इतना ही है। कहाँ से बड़ा करूँ, खींचू कैसे मेरे भाई। हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम दैट डज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड देन फ्री द मेमोरी स्पेस फॉर एनी वेरिएबल। ओके, इस चीज को समझने के लिए मैं टीएल ड्रॉ पे आ जाता हूँ। और देखो मैंने यहाँ पे ना मेमोरी बना रखी है, एक्चुअली मेमोरी बना रखी है। मान लो मैं कह रहा हूँ ए की वैल्यू है 0, ए की ए इक्वल टू 0 मैंने अगर लिख दिया मेरे प्रोग्राम में कहीं, उसका मतलब होता है कि ए को एक वैल्यू असाइन कर दो जो कि क्या है, 0। ये सारी चीज़ स्टैटिक हो रही है। स्टैटिक मतलब मैंने रन नहीं करा अभी तक प्रोग्राम, मैंने पहले ही एक जगह अपने लिए ऑक्यूपाई कर ली, उसको उसके अंदर स्पेस ले लिया, उस मेमोरी को यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो रन नहीं हुआ अभी, चल नहीं रहा अभी मेरा माल। बिना चले हुए वो मैं यूज़ कर पा रहा हूँ मेमोरी। मैं चाहता हूँ कि मेरे को नहीं पता भाई कितने बच्चे आ जाएँ कल को मेरे मतलब प्रोग्राम पे, नेम नोट्स पे 1000 प्लस बच्चे आ गए, मेरे को नहीं पता था। तो मैं वहाँ न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा भैया न्यू कीवर्ड का कैसे यूज़ कर रहे हो? मेरे को थोड़ा समझाओ। अगर मेरे को ये पता हो कि भैया मेरी क्लास में 71 बच्चे हैं और वही उस नेम नोट्स को या कोई एक ऐसी वेबसाइट है उसको यूज़ करेंगे, वो 71 बच्चे ही करेंगे। तो मैं स्टैटिक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ कि भैया मेरे को पता है 71 ही आने हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, आ ही नहीं सकते, कितना ही जोर लगा लो 71 से ज़्यादा नहीं आएँगी। स्टैटिक यूज़ करूँगा। बट
अगर बाय एनी चांस तुम थोड़े पॉपुलर हो गए, तुम्हारा प्रोजेक्ट थोड़ा-सा चल गया, 10,000 बच्चे आ गए, तुम लेके चल रहे हो 71, तो क्या तुम बार-बार अपना प्रोग्राम खोल के यहाँ पे पहले 10,000 करोगे? 10,000 करोगे और मान लो कल को वो 10,000 से ज़्यादा बच्चे आते हैं, मान लो 1,00,000 हो जाते हैं, तो तुम वापस अपना पूरा प्रोग्राम रोक के उसको 1,00,000 करोगे, देन उसको वापस से डिप्लॉय करोगे, रन करोगे? नहीं करोगे मेरे भाई, नहीं करोगे। इससे अच्छा तुम क्या करोगे? तुम तुम क्या करोगे? तुम सिंपल सी चीज़ करोगे, तुम डायनेमिक मेमोरी का यूज़ करोगे। मतलब भैया जितने भी बच्चे आ रहे हैं, उसी हिसाब से स्पेस जितना पड़ा है, उसको उठा के यूज़ करते रहो। उसके लिए हमारे पास सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर क्या करता है? डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट करता है। मतलब डायनामिक मैं समझ नहीं रहा भैया डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है? तुम्हारे पास इतनी सारी मेमोरी रखी है, ये रही देखो ये सारी तुम्हारी मेमोरी रखी है, तुमने इतनी सी यूज़ करी है। मैं फटाफट से ना एक कलर बदल लेता हूँ। तुमने सिर्फ़ ये वाली मेमोरी यूज़ करी है यहाँ तक अभी, ठीक है? तुम्हारे पास ये सारी आगे खाली है, ठीक है? सारी खाली है। बाय एनी चांस मान लो ये 3 रो जो हैं, ये भरी हुई हैं, जिन पे मैंने ब्लू लाइन लगा दी है, ये भरी हुई हैं। बाय एनी चांस तुम्हारी कितनी खाली है अब? तुम्हारी खाली है इतनी जिस पे मैं ब्राउन रंग चला रहा हूँ, ब्राउन रंग। ये जिन पे मैंने चला दिया ना, ये सारा खाली है मटेरियल तो, ठीक है? ये तुम्हारी मेमोरी है, इसके अंदर ये 3 लाइन पूरी-पूरी तुम्हारी खाली हैं, अगली तुम्हारी 3 भरी हुई हैं। अच्छा भैया, ओके भैया, मैं समझ रहा हूँ ये 3 खाली हैं, वो वाली भरी हुई हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो अ, तुम्हें स्टोर कराने हैं 10 बच्चे, तुमने यहाँ 10 लिख रखा है, डन है, ठीक है। 6 कराने हैं, तुमने यहाँ 10 लिख रखा है, डन है। 20 बच्चे स्टोर कराने हैं अब तुम्हें, 20, तुमने यहाँ 10 लिख रखा है। पूरे प्रोग्राम को बंद करके वापस रन करने से अच्छा है प्रोग्राम को यूँ कह दो कि मेरे भाई बात ऐसी है कि अगर स्पेस पड़ा है और बच्चे ज़्यादा आ गए 10 यहाँ लिखा है, तो एक ये ऑक्यूपाई हो गई। रुको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ कुछ पिंक ले लेते हैं। पिंक लेने के बाद एक ये ऑक्यूपाई हो गई। 1, 2 एक तो यही थी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ऑक्यूपाई हो गई। अब ये 11 बच्चा आना चाहता है, पर यहाँ पे देखो एक जगह खाली है यहाँ पे, इस रो में भी और अगली रो भी पूरी खाली है 11 की, अगली रो भी पूरी खाली है 11 की। तो हम 33 बच्चे जब स्टोर कर सकते हैं, तो क्यों ही हम 11-10 बच्चे स्टोर करें? हम 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये बच्चे भी स्टोर करने चाहिए ना। इस इसलिए मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा। और डिलीट का क्यों यूज़ करूँगा? भैया न्यू कीवर्ड जितनी स्पेस देगा, अगर स्पेस यूज़ करने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तो डिलीट उस जगह को वापस से खाली करा देगा। डिलीट क्या करेगा? उस जगह को वापस से खाली करा देगा। भैया प्रोग्राम से समझाओ। हम प्रोग्राम से जल्दी समझते हैं भैया, ओके। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये 2 लाइन मैं तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। मेन हमने पूरा फंक्शन बनाया, एक हमने पॉइंटर बनाया, ठीक है? यहाँ हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। क्या कर रहे हैं हम? एक हमने यहाँ पॉइंटर बना लिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया न्यू इंट, यानी इंट जितनी भी बाइट लेता है, मेरे को नहीं पता कितनी लेता है, 64 बिट आर्किटेक्चर में कुछ और लेगा, 32 में कुछ और लेगा। वैसे नॉर्मली 64 उसमें आर्किटेक्चर में वो 4 से 8 बाइट की स्पेस लेता है इंटीजर, ठीक है? 32 बिट में 4 बाइट लेता है, आई थिंक 64 बिट में इस आर्किटेक्चर में 8 बाइट लेता है इंटीजर। बट हम यहाँ बिट की बात नहीं करने आए हैं, हम यहाँ समझने आए हैं। तो जितनी भी स्पेस लेता है एक इंटीजर, उतनी स्पेस कौन एलोकेट करके दे देगा? न्यू एलोकेट करके दे देगा किसको? एक पॉइंटर को। कर दिया डायनामिकली एलोकेट मेमोरी फॉर एन इंटीजर, इंटीजर को डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करके दे देगा एक इंटीजर को पॉइंट करने वाले वेरिएबल को जिसका नाम है पीटीआर, ठीक है? अब इस पीटीआर के थ्रू मैंने उसी डायनामिक मेमोरी पे एक वैल्यू को असाइन कर दिया जो कि है 42, ठीक है? मैंने असाइन कर दिया। भैया अब मेरे को इस वैल्यू को यूज़ करना है, तो मैंने इसको प्रिंट करवा के देख लिया। प्रिंट कैसे करवाया? काउट के अंदर लिख दिया द वैल्यू स्टोर्ड इन डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी इज़ पीटीआर। अच्छा भैया हाँ, ये भी तुमने करा दिया। भैया आगे बताऊँ? आगे मैंने क्या करा? भैया मैंने इसको स्टोर करा पहले मैंने डायनामिकली मेमोरी बनाई, देन उस चीज़ को स्टोर करवाया नंबर को, देन उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब मेरे को वो जो मैंने नई डायनामिकली मेमोरी ली थी, अब उसको खाली करना है, डीएलोकेट करना है। मैं डिलीट कर दूँगा पीटीआर को। क्या वेरिएबल डिलीट हो जाएगा? नहीं, वो स्पेस फ्री कर देगा।
फ्री द डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी। डिलीट पीटीआर करते ही जो भी उसके अंदर वैल्यू थी ना 42, वो डिलीट कर देगा, हटा देगा। अब पीटीआर किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा है। इसके बाद तो अब तुम्हारे वहाँ पे खाली है जगह जहाँ पे 42 लिखा हुआ था। पर अगर तुमने लिख दिया यहाँ पे ए इंट ए इक्वल टू 10 इंट ए इक्वल टू 10, तो ये जो है ये कभी खाली नहीं हो सकती, क्योंकि ये तुमने स्टैटिकली वहाँ सेव कर दी है। अपने मेमोरी को कह दिया है ए की वैल्यू आज से 10 है और ये बदली नहीं जा सकती। ये तुमने बोल दिया है किसको? अपने कंपाइलर को, कंपाइलर देवता को तुमने कह दिया है ए की वैल्यू 10 है, अब मत बदलना। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये था इसका बेसिकली प्रोग्राम, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है राइट ए प्रोग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ कंस्ट्रक्टर अलोंग इन इनहेरिटेड क्लास। अब मेरी बात समझना, अब बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं यहाँ कंस्ट्रक्टर डॉट सीपीपी पे। ये सारा कोड कहाँ मिलेगा तुम्हें? ये सारा कोड तुम्हें मिलेगा किस चीज़ पे? किस चीज़ में मिलेगा? डिस्कॉर्ड पे मिलेगा भैया, डिस्कॉर्ड पे मिलेगा। अच्छा, डिस्कॉर्ड पे कहाँ मिलेगा? लिंक दे रखा है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। एक्चुअली वो जो लिंक है वो 2 दिन बाद इनवैलिड हो जाता है, कमेंट भी आते हैं बहुत बच्चों के। जब भी तुम्हें जॉइन करना हो ना, एक बार नीचे कमेंट लिख दिया करो कि भाई लिंक दे दे। मैं उसी टाइम तुम्हें लिंक सेंड कर दूँगा, ठीक है? या फिर मैं ऑटोमेशन लगा दूँगा, अपने आप लिंक सेंड होता रहेगा। तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, पहले तो ये 2 हमने लिख लिए हैं, वो सब ठीक है। बेस क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है भैया? कंस्ट्रक्टर होता है यूँ समझो इसको कि जो क्लास का नाम है, उसी के नाम के आगे अगर हम पैरेंथेसिस लगा दें और उसको एक फंक्शन बना दें, वो कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, क्लास का नाम क्या है भैया? क्लास का नाम था बेस। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भैया क्या होना चाहिए? बेस। ये लिखा भैया बेस। इसके आगे मैंने पैरेंथेसिस लगा दी, इसको फंक्शन बना दिया। कुछ तो ये कर रहा है, मेरे को नहीं पता ये क्या कर रहा है। ओके। ड्राइव्ड क्लास के अंदर क्या होगा भैया? ड्राइव्ड क्लास के अंदर मैंने ये करा, ड्राइव्ड नाम की एक क्लास बनाई, जो कि बेस से निकली है, यानी कि एक सिंगल इनहेरिटेंस चीज़ है। और ड्राइव्ड नाम का भी मैंने एक यहाँ पे क्या बना लिया? एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया और उसको भी मैंने यूज़ कर लिया। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, अब मान लो मैंने ड्राइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो वो इसको भी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और इसको भी अपने आप कॉल करेगा जैसे ही ये लाइन लिख दूँगा। अच्छा भैया, यकीन नहीं होता, रन करके दिखाओ। रन कर दिया। पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया क कॉल, देन डिराइव्ड क्लास का हो गया। भैया तुम तो सच कह रहे थे, हम नहीं बोल रहे अभी झूठ। मैं वापस से एक बार बता देता हूँ, कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, एक तो क्लास के नाम से बिल्कुल सेम होता है कंस्ट्रक्टर, हमने यहाँ देख लिया। और उसके बाद क्या करना है हमें, कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी एक चीज़ प्रिंट करा देनी है। देखो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो बेसिक पहले तो ये समझ के आओ कि सी आउट क्या होता है ना? ये वीडियो प्रोग्रामिंग पे है, मैं मानता हूँ, बट एज़ सच अगर मैं पूरी प्रोग्रामिंग तुम्हें ए टू ज़ेड पढ़ाने लग जाऊँगा ना इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो की लेंथ कम से कम 20 घंटे प्लस की जाने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। मेरे को ये मत फ़ोर्स करवाओ कि मैं सी आउट भी पूरा पढ़ाऊँ कि सी आउट क्या होता है? यार, कंसोल पे आउटपुट होता है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में करा चुका हूँ, बार-बार नहीं कराने वाला मैं। तो सी आउट बेसिकली वो सी आउट कर रहा है स्क्रीन पे, ठीक है? और ड्राइव्ड क्लास का वो क्या कर रहा है कंस्ट्रक्टर, वो भी सी आउट कर रहा है स्क्रीन पे। अब ड्राइव्ड क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है और वो बेस क्लास की प्रॉपर्टी गुण लेके आई है, यानी ये बच्चा है, ये बेस क्लास इसका बाप है। अब बच्चे से अगर कोई हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ड्राइव्ड से अगर कोई हम इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो अपने बाप को भी बुलाएगा। मैंने अगर किसी बच्चे को मारा तो वो अपने बाप को बुला के लाएगा कि हाँ भाई दिखा क्यों मारा मेरे बच्चे को। तो वही वाली बात है, तो वो अपने बेस को पहले बुला के लाया, देन फिर वो अपने ड्राइव्ड वाले को भी कॉल करेगा, खुद भी आएगा, अपने बाप को बुला के लाएगा, दोनों चलेंगे, उसके बाद कुछ काम होगा। यार, इससे बड़ी एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकता मैं भी, है ना? तो ये हमने क्वेश्चन निपटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, राइट ए प्रोग्राम टू ओवरलोड यूनरी एडिशन ऑपरेटर। देखो, ध्यान सुनो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अभी हमने पढ़ा था। कहाँ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ये रहा, फंक्शन ओवरलोडिंग हमने ये पढ़ लिया था ये वाला। नाम इसका फंक्शन ओवरलोडिंग रखा है हमने फाइल का। फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है ये, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, याद रखना। फंक्शन का नाम मैं यूँ रख सकता हूँ, जय माता दी, कुछ भी रख सकता हूँ, एनीथिंग। तो मैं इसका नाम भी कुछ भी रख दूँ, इसका नाम भी कुछ भी रख दूँ फाइल का, कन्फ्यूज़ मत होना। दिस इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है? ऑपरेटर को ओवरलोड मैंने यहाँ कर दिया था और मैंने ये चीज़ तुम्हें समझा दी थी, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्लियर है। राइट ए प्रोग्राम टू शो द यूज़ ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का भैया यूज़ केस शो करना है, ठीक है? फ्रेंड फंक्शन पे आते हैं। फ्रेंड फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फ्रेंड फंक्शन बेसिकली क्या होता है?
तुम अपने दोस्त को अपने घर का कुछ एक्सेस दे सकते हो। अच्छा भैया, समझ नहीं आया। अ, मेरा एक बहुत अच्छा मान लो दोस्त है, मान लो है, ठीक है? कोई भी एक रैंडम इंसान उठा लो। उसका नाम मैंने रख दिया राघव उसका नाम है। राघव भाई हैं कोई और राघव भाई जो हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है। वो मेरे घर रेगुलर आ जा सकते हैं। एज़ सच राघव नाम का कोई बंदा एक्ज़िस्ट करता होगा, पर मेरी लाइफ़ में नहीं कर रहा। ए एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? कभी कनेक्ट करने लग जाओ कुछ। तो राघव भाई मान लो मेरे घर आ सकते हैं और मैं मान लो बाहर जा चुका हूँ कहीं, तो मैं भा राघव भाई के पास चाबी है, वो मेरे घर के अंदर आ सकते हैं। मैं गैस खुली छोड़ के आया हुआ हूँ, तो उसको बंद कराएँगे, लाइट ऑन रह गई है, बंद कराएँगे। एज़ सच वो मेरे घर की हर चीज़ को यूज़ कर सकता है ना? उसको मान लो कुछ ज़रूरी चीज़ चाहिए, उसके घर चीनी खत्म हो गई, मैं घर से बाहर हूँ, गेट खोलेगा, चीनी लेगा, गेट बंद कर देगा। सारी चीज़ का एक्सेस है उस बंदे पास। उसे मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड, जो मेरे घर का फ्रेंड है, मतलब मेरी क्लास का जो फ्रेंड है, उसके पास हर एक चीज़ का एक्सेस होता है, या प्राइवेट मेंबर हो, पब्लिक मेंबर हो, प्रोटेक्टेड मेंबर हो, किसी का भी। अच्छा, अब बनाते कैसे हैं? बनाते कैसे हैं? वही हमें यहाँ शो करना है। एक क्लास बना ली मैंने माई क्लास, उसके अंदर एक प्राइवेट वैल्यू डाल दी है, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ डाल दी कि मेरे एक फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, जिसका नाम है वो डिस्प्ले डिस्प्ले वैल्यू, जिसका क्या नाम है वो डिस्प्ले वैल्यू, ये फ़ंक्शन का नाम है। और वो एक मेरे ही ऑब्जेक्ट लेता है इंस्टेंस और वो कुछ-कुछ काम करता है, तो उसको सारे मेरे चीज़ों का एक्सेस दे दो, ठीक है? अब मैंने ये जो फ़ंक्शन है ना, ये किसी क्लास के साथ एसोसिएट नहीं करा। ध्यान से देखो, माई क्लास एक अलग चीज़ है, मैंने कोई डिराइव्ड क्लास नहीं बनाई, मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने एक सिंपल फ़ंक्शन बनाया जो कि है डिस्प्ले वैल्यू। वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू को डिस्प्ले कराता है। ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू किस वैल्यू को भैया? जो माई क्लास के अंदर है। भैया वैल्यू तो अभी मैंने कहीं पढ़ा था, ये तो प्राइवेट वेरिएबल है। ये रहा भैया प्राइवेट वेरिएबल है ये तो माई क्लास का, ये कैसे एक्सेस कर लेगा? क्योंकि भाई ये दोस्त है, इसने बोल दिया कि भाई ये मेरा फ्रेंड है। कौन फ्रेंड है भैया? वॉइड डाटा टाइप रिटर्न करेगा और डिस्प्ले वैल्यू नाम से एक फंक्शन है, वो मेरा दोस्त है। उसको ये वो पैरामीटर लेता है, मेरा ही क्लास का एक इंस्टेंस लेता है पैरामीटर में। अगर ये कुछ चीज़ माँगे मेरी प्राइवेट या प्रोटेक्टेड तो लाके उसको दे दूँ। तो अगर ये चीज़ माँग रहा है तो लाके उसको दे दी जाएगी और डिस्प्ले वैल्यू ऑब्जेक्ट अगर मैं कर दूँगा तो ये चल जाएगा। अच्छा भैया चला के दिखाओ यार, तुम झूठ बड़ा बोलते हो। लो भैया चला देते हैं। द वैल्यू इज़ 42, हमारे पास आंसर आ चुका है। अगर जिस बंदे को पेपर में आउटपुट लिखने की चुल रहती है ना कि आउटपुट लिख के आऊँगा, बार-बार रन भी करके दिखा रहा हूँ आउटपुट लिखाना, ठीक है? तो गाइस आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसके अंदर हमें क्या करना है, राइट ए सैंपल कोड टू शो द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। हमें कोड लिख के एक्चुअली डिफरेंस बताना है सी और सी प्लस प्लस का। मैं यहाँ वीएस कोड खोल रहा हूँ। पहले आते हैं सी के प्रोग्राम पे। सी के प्रोग्राम में ऐसा क्या है जो सी प्लस प्लस में नहीं है? पहली चीज़, इसकी हेडर फाइल अलग है। अच्छा भैया इसकी हेडर फाइल क्या है? stdio.h है, conio.h है। मेन stdio.h है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट फाइल है। अच्छा भैया सी प्लस प्लस में क्या होता है? सी प्लस प्लस में एक फाइल होती है आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ तुम्हें। आगे देखिए, वर्ड मेन नाम से एक फ़ंक्शन है। वर्ड मेन नाम से एक फ़ंक्शन है। क्या मेन फ़ंक्शन यहाँ पे भी है? हाँ भैया, यहाँ पे भी है। अच्छा भैया, यहाँ पे हमें कोई यूज़िंग एसटीडी स्पेस यूज़ नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके भैया। आगे यहाँ प्रिंटफ होता है भैया और यहाँ काउट होता है भैया। ओके भैया। और मेन डिफरेंस भैया और बताओ? सीपीपी का डिफरेंस है मेरे भाई। इसके पीछे सीपीपी लगता है, इसके पीछे सी लगता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ भैया, इतना ही है। 8th क्वेश्चन खत्म हमारा। 8th क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है? तो अब 9th पे चले हम। 8 हमने यहाँ क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, राइट ए कोड टू कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर शैल बी डन। पहले हम समझ लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। मान लो मान लो लेट्स अज्यूम मेरे को निकालना है 5 का फैक्टोरियल। थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ। मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 5 से लेके जब तक 1 नहीं आ जाता, जब तक हम 1 अचीव नहीं कर लेते, 1 या कह लो 0 अचीव नहीं कर लेते, तब तक हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं बैकवर्ड। जैसे ही हमारे पास लास्ट में जो नंबर आ जाएगा उसका फैक्टोरियल होगा। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120। 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 120। 5 का फैक्टोरियल हुआ। फैक्टोरियल का एक्चुअली साइन हमारे पास एक्सक्लेमेशन होता है, व्हिच इज़ 120। ठीक है? 5 का फैक्टोरियल हो गया 120। ऐसे ही हम फैक्टोरियल निकालना है। क्या करना है? कोई भी नंबर है, उसको बैकवर्ड में माइनस करते-करते फैक्टोरियल निकाल लेना है। अच्छा भैया बैकवर्ड का लूप अगर मेरे को ध्यान ना आए,
ईज़ी स्टेप बताता हूँ, बहुत ईज़ी। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोटिस करो, एक नंबर हम ये यूज़र से इनपुट करवाएँगे। अच्छा भैया, कौन-सा नंबर? कोई भी एक रैंडम, मान लो मैंने 6 करवा लिया, ठीक है, 6 करवा लिया। मैंने ये यूज़र से इनपुट करवा लिया 6। मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ एक्चुअली, ठीक है? यूज़र से मैंने 6 इनपुट करवा लिया। एक तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। सिंपल है तो, ये ऐसे लिख सकता हूँ। एक मेरे पास एक और भी रास्ता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 एक्चुअली। क्या-क्या? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6। एक्चुअली 5 बार-बार प्रेस हो चुका है। मैं एक बार फिर से हटा देता हूँ, ठीक है? हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मतलब हमें क्या करना है, 1 से लूप चलाना है, 1 से लूप चलाना है, ओके भैया। और कहाँ तक जाना है, जो इनपुट किया हुआ है ना नंबर, मैं थोड़ा एक्चुअली विड्थ इसकी पतली ले लेता हूँ। तो ये जो इनपुट नंबर किया है ना यूज़र ने, मेरे को यहाँ तक वो लूप चलाना है और जो आंसर आएगा वो उसका फैक्टोरियल होगा। उल्टा चला लो या सीधा चला लो, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है? इसका जो भी फैक्टोरियल आएगा, इसका आई थिंक 720 आता है, तो वो इसका फैक्टोरियल है। ओके भैया। कोड बनाएँ? कोड बनाएँ? कुछ नहीं करना, वीएस कोड में कोड बना हुआ है, समझना है बस हमें। ये 2 लाइनें क्लियर है तुम्हें? अब देखो, पहले आता हूँ क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर शैल बी डन। यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर शैल बी डन। तो हमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि क्लास बनानी पड़ेगी, पहली दिक्कत, ठीक है? ओके भैया, हमें समझ आ गया, कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है, क्लास बनानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ क्लास बना ली हमने फैक्टोरियल नाम से, इसके अंदर 2 नंबर ले लिए, एक तो नंबर, एक ले लिया हमने लॉन्ग लॉन्ग फैक्ट। अच्छा भैया, ये लॉन्ग लॉन्ग क्या है? लॉन्ग लॉन्ग हटा दो, लॉन्ग लॉन्ग हटा दो, इंट कर दो, इंट। लॉन्ग लॉन्ग फैक्ट बेसिकली क्या होता है, मैं तुम्हें मतलब समझाता हूँ। एक बड़ा इंटीजर स्टोर करने के लिए हम यहाँ लॉन्ग और लॉन्ग का यूज़ करते हैं। तुम्हें नहीं करना, इंट का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 5 या 6 का ही फैक्टोरियल निकालेंगे, जो कि छोटा नंबर है। ठीक है? लॉन्ग लॉन्ग फैक्ट वैसे रिकमेंडेड है, नहीं पता तो गूगल करना। एज़ सच हम यहाँ अभी इंट ही कर लेते हैं। तो हमने एक नंबर ले लिया, एक हमने यहाँ फैक्टोरियल ले लिया। अब हमने बनाया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? जिस क्लास का नाम है, उस क्लास का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, कंस्ट्रक्टर बन गया। इसके अंदर हम एक नंबर लेंगे यूज़र से, उसको नम के इक्वल कर देंगे, जो भी नंबर होगा। एक फैक्ट, हमने जो फैक्टोरियल बनाया, इसको भी 1 के इक्वल कर देंगे और कैलकुलेट फैक्टोरियल नाम से एक फ़ंक्शन चला देंगे। अच्छा, अब ये कैलकुलेट फैक्टोरियल नाम का फ़ंक्शन है कहाँ? भैया ये नीचे ही फ़ंक्शन है, ये रहा। फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। अच्छा भैया, कैलकुलेट करना कैसे वो बता दो, करता हूँ अपने आप आएँगे। ओके, कैसे करना है? लूप चला दिया हमने, इंट आई इक्वल टू 1, 1 से हमें चलाना है, कब तक चलाना है? जब तक हम नंबर के इक्वल नहीं आ जाते। मैंने यहाँ पे अभी तुम्हें बताया था, हमें लूप चलाना है 6 तक, जब तक हम इस यूज़र के नंबर के इक्वल नहीं आ जाते। जैसे ही हमें 6 मिल गया, यानी यूज़र का दिया हुआ नंबर मिल गया, हमने हमारा लूप ब्रेक कर दिया। अच्छा भैया, क्लियर है यहाँ तक तो भैया? ठीक है, और प्लस प्लस आई कर लो या आई प्लस प्लस कर लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अ, प्लस प्लस आई कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, मतलब पोस्ट और प्री का फ़र्क होता है, एज़ सच इस सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं है, प्लस प्लस आई कर लो या आई प्लस प्लस कर लो, ठीक है। कभी यूँ कहो कि भैया ने तो कहा था फ़र्क ही नहीं होता, आई प्लस प्लस, प्लस प्लस आई में फ़र्क है, इस कंडीशन में फ़र्क नहीं है। अच्छा, करना क्या है, आई की मल्टीप्लाई करते जाओ भैया फैक्ट में, फैक्ट क्या था भैया, फैक्ट है 1, 1 की मल्टीप्लाई पहले कर दो 1 में, फिर 1 की मल्टीप्लाई कर दो फिर 2 में, क्योंकि i हो चुका है 2, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में। अच्छा, उसके बाद क्या करो भैया, उसको डिस्प्ले कर दो। डिस्प्ले का एक फंक्शन है, सी आउट कर दो फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, जो भी नंबर यूज़र ने दिया इज़ फैक्ट। ठीक है भैया। अब मेन के अंदर मैंने फटाफट से एक इनपुट ले लिया यूज़र से, सी आउट का यूज़ करके एंटर द नंबर, सीन का यूज़ करके नंबर इनपुट ले लिया। फैक्टोरियल के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रखा फैक्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर मैंने नंबर पास कर दिया जो यूज़र ने इनपुट दिया और फिर मैंने रिज़ल्ट को डिस्प्ले करा दिया। अच्छा भैया, रन करके दिखाओ, हम नहीं मानते ऐसे तो। अच्छा, रन कर देते हैं भैया, एंटर ए नंबर वो बोल रहा है, मैंने दे दिया 6, मैंने यहाँ दे दिया 6 एक्चुअली, यहाँ का 6। ओके, 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 वो ले नहीं रहा है एक्चुअली, नंबर नहीं ले रहा है, व्हाई व्हाई? इसको मैं स्टॉप करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, कोड रन करके जाता हूँ एक्सटेंशन में। एक्चुअली मैंने ये सारा सेटअप रीइंस्टॉल किया है, कोड रनर RQNNER, और रन कर देता हूँ मैं टर्मिनल में हमेशा, ठीक है?
हमेशा मैं टर्मिनल में अब कोड हमारा रन करूँगा। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बिफोर सेल रन इन टर्मिनल। यहाँ मैंने बस ये चेक कर दिया है, ठीक है? अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, तो बस ये चेक कर देना। और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब वो टर्मिनल में रन कर रहा है, पहले वो आउटपुट विंडो में रन कर रहा था। अब वो टर्मिनल में जैसे रन करेगा, वो पूछेगा मेरे से नंबर, मैंने यहाँ दे दिया 6, तो 6 का फैक्टोरियल होता है 720। अच्छा भैया 5 का एक बार दे के दिखाना, 5 का फैक्टोरियल देता हूँ 5 120, 5 का फैक्टोरियल होता है 120, तो जो भी फैक्टोरियल होता है, वो यहाँ पे वो प्रिंट करवा देगा। ओके भैया, क्या इतना ही था? इतना ही था मेरे भाई, इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है? तो हमने पूरा प्रोग्राम समझ लिया है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हाँ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? राइट ए कोड टू शो द यूज़ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा भैया पॉलीमॉर्फिज्म हमें नहीं पता क्या होता है। ये वाली वीडियो जाके देखनी है, जाके कंप्लीट कर देना और बाकी सारी वीडियो भी ज़रूर देखनी है क्यों? क्योंकि वो इसी के बेस पे आगे वीडियो है एक्सटर्नल कवर करने की। जाके ज़रूर देखनी है, ठीक है? यहाँ से तुम समझ लोगे पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है। बेसिक एक ओवरव्यू दे दूँ एग्ज़ाम्पल एक बंदा है उसको बहुत सारे रोल हैं। वो काम भी कर रहा है, वो घर पे किसी का बेटा भी है, भाई भी है, बाप भी है, मतलब अलग-अलग उसके रोल हैं। उसका हमें कोड बनाना है बेसिकली, ठीक है? तो मैंने यहाँ बेस्ट एग्ज़ाम्पल लेके एनिमल वाला कोड बना रखा है। सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल है भैया एक एनिमल नाम की क्लास है जिसके अंदर एक फ़ंक्शन है स्पीक। बोलते तो भाई हर एनिमल है ही, ठीक है? हर एक एनिमल की एक छोटी-छोटी आवाज़ है, कुछ भी आवाज़ हो, जैसे डॉग है, डॉग की भी कोई आवाज़ होगी, तो वो क्या है वो क्या है यहाँ पे? वो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज़्म का काम कर रहा है, कौन? एनिमल। एनिमल के बहुत सारे रोल हैं, जैसे डॉग भी हो सकता है एनिमल, एनिमल क्या हो सकता है? एनिमल कैट भी हो सकता है एनिमल, एनिमल के अंदर और क्या हो सकता है? काऊ भी एनिमल है। अच्छा, और क्या हो सकता है? इन सब के अंदर एक फ़ंक्शन तो भैया कॉमन है, कौन-सा? कौन-सा? ये वाला, स्पीक वाला, स्पीक। सम जेनेरिक एनिमल साउंड। अब यहाँ पे जो स्पीक है ना, इसकी डॉग की अलग है, जो कि वोव ऐसे करके है, शायद बैकग्राउंड में आ भी रही हो। कैट की क्या है? कैट की म्याऊँ है ना? काऊ की क्या है? मोव है, मोव लिखा है यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे दैट यूज़ पॉलीमॉर्फिज़्म, फंक्शन दैट यूज़ पॉलीमॉर्फिज़्म क्या है? एनिमल स्पीक। एनिमल नाम की क्लास के अंदर जो भी एनिमल आएँगे, अगर एनिमल का खुद का स्पीक फंक्शन है, तो वो यूज़ कर लो, वरना हमारा वाला यूज़ कर लो, ठीक है? अच्छा भैया हमने कैट का बना दिया, डॉग का बना दिया, सबका बना दिया और हमने स्पीक फंक्शन कॉल कर दिया, तो इसका आउटपुट इन्हीं के फंक्शन आएँगे, ना कि किसके फंक्शन आएँगे? मेन फंक्शन के। भैया मैं समझा नहीं, थोड़ा-सा अच्छे से देखो। एनिमल क्लास है, इसके अंदर एक पब्लिक के अंदर फंक्शन दे रखा है स्पीक। ये एक वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल फंक्शन बाद में बात करेंगे क्या होता है। यहाँ एक दे रखा है स्पीक फंक्शन, ठीक है? स्पीक फंक्शन क्या करता है? सम जेनेरिक एनिमल साउंड, कुछ आवाज़ निकालता है जेनेरिक साउंड ये प्रिंट करता है बेसिकली, ठीक है? डॉग के अंदर भी सेम नाम का फंक्शन है, सेम। सेम फंक्शन है क्या? स्पीक, ठीक है? स्पीक है फंक्शन और ये कुछ भी प्रिंट कर रहा है। अच्छा भैया कैट में भी है? हाँ भैया कैट में भी है। ठीक है? ओवरराइड का रखा है ये। ओवरराइड मेथड क्या करता है, अगर कोई प्योर खाली वर्चुअल फंक्शन है, तो उसको रिप्लेस कर देता है इन फंक्शंस की जगह। ऐसे ही मैंने काऊ का भी बना दिया। आगे चलते हैं। फंक्शन दैट यूज़ पॉलीमॉर्फिज्म। अब जो भी एनिमल स्पीक है, इसके अंदर वो एनिमल नाम का कोई ऑब्जेक्ट डालेगा एनिमल नाम की क्लास का। ओके भैया डाल देंगे डॉग है, कैट है या फिर काऊ है, इनकी क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देंगे, क्योंकि पेरेंट क्लास है। तो वो देखेगा कि एनिमल की स्पीक कर दो। मतलब वो खुद का फंक्शन रन कर देगा उनकी पर्टिकुलर क्लास का है तो। नहीं है तो कौन-सा हो जाएगा एनिमल वाला स्पीक रन हो जाएगा। आगे ये चीज़ मैंने सेम करके दिखा दी है। बस इतना ही है, इतना ही है। कहाँ से लाऊँ और ज़्यादा मेरे भाई नहीं है और ज़्यादा। राइट a program in C++ to compute the average of 50 student in a class take necessary assumption। हमें क्या करना है एक C++ का प्रोग्राम बनाना है टू कंप्यूट द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन द क्लास। अ, हमें एवरेज मार्क्स निकालने हैं 50 स्टूडेंट है क्लास के टेक नेसेसरी assumption। हम assumption ले सकते हैं नेसेसरी कोई भी assumption ले सकते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है एक प्रोग्राम बनाना है बेसिक सी बात है राइट ए प्रोग्राम लिखा है बट यहाँ पे 50 स्टूडेंट हैं क्या मैं 50 का एक-एक करके डाटा डालूँ? नहीं मेरे भाई नहीं डालना इन्होंने कहा टेक नेसेसरी assumption तुम ले सकते हो अपनी तरफ से assumption। तो मैंने यहाँ पे एक बना रखा है एक्चुअली marks.cpp करके। बाकी सबको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ जो कि क्लोज़ अदर ठीक है? जो कि बाकी हैं, ठीक है?
मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट लाइन पे आता हूँ, पहले तो यहाँ से तुम्हें समझाना शुरू करता हूँ और वर्ड रैप ऑन कर लेता हूँ, ठीक है? वर्ड रैप ऑन हो चुका है। 2 लाइन तो बिल्कुल सिमिलर है, मेन फंक्शन पे आते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले क्या करा, एक मैंने 50 नंबर डिक्लेयर कर दिए क्योंकि हमें पता है 50 ही स्टूडेंट हैं, ठीक है? उसी साइज़ का मैंने एक एरे बना दिया क्योंकि नंबर जो होंगे वो फ्लोट में आएँगे। फ्लोट में किसी के 12.69 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इंट नाम का भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एरे टू स्टोर मार्क ऑफ 50 स्टूडेंट्स मैंने बना लिया। अब मैंने बना लिया एक सम, सम क्या करेगा, वेरिएबल टू स्टोर द सम ऑफ मार्क्स। ये जितने भी मार्क्स हैं इन सबको एक प्लस भी तो करना पड़ेगा मेरे को। और एवरेज नाम से एक मैंने वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल टू स्टोर द एवरेज मार्क्स। सम को डिवाइड कर दूंगा टोटल से, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ओके भैया, अब मैंने क्या करा, एंटर द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। 50 क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि उसकी वैल्यू 50 है, ठीक है? फॉर लूप चलाया 50 तक, बार बार वो मार्क्स पूछेगा, ठीक है? और आई प्लस वन वन करके वो प्रिंट कर देगा कि इस बच्चे में मार्क्स दिखाओ। अगर i जो है वो लेस देन है 0 से, मार्क्स जो है अगर मार्क्स का i एलिमेंट अगर ग्रेटर देन चला गया 100 से, इनवैलिड इनपुट है। मार्क्स शुड बी रिटर्न इन 0 से 100, इन्हीं के बीच में होना चाहिए मार्क्स, ठीक है? आगे देखते हैं हम, कैलकुलेट द सम ऑफ मार्क्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सम को प्लस कर रहा हूँ, मतलब एक 50 साइज़ का एरे है, इसको यूँ समझो, इसको टीएल ड्रॉ पे समझाता हूँ ना मैं। मान लो एक 50 साइज़ का एरे है, 50 का नहीं बना रहा यार मैं, यहाँ पे 10 का बना देता हूँ। अ, मान लो कुछ एलिमेंट हैं इसमें, मतलब ये कुछ एलिमेंट है, ठीक है? मेरे को नहीं पता, मैंने शायद ज़्यादा डाल दिए क्या? हाँ, चलो इतने एलिमेंट हैं, ठीक है? इतने एलिमेंट तो इनफ है। मान लो कि एक एरे में कुछ एलिमेंट है, मेरे को क्या करना है, एक लूप चलाना है। लूप कहाँ चलेगा? थ्रू आउट द पूरा लूप चलेगा, ठीक है भैया? अब होगा क्या, एक सम नाम का यहाँ एलिमेंट है। मेरे देखो राइटिंग खराब है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट करूँगा, ठीक है? तो ड्राइंग नहीं कर रहा मैं, ड्राइंग एक्चुअली खराब है। तो सम की वैल्यू अभी फिलहाल में क्या है? 0 है। 0 है। अब मेरे को क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि इस इस वैल्यू पे आओ और इसको सम की वैल्यू में ऐड कर दो। अच्छा भैया, तो शुरू में क्या है, 1 है, तो 0 प्लस 1 कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ, 0 प्लस 1 कर दो। उसके बाद भैया 2 है, तो जो भी आंसर आएगा इसको कंप्यूट करके उसमें प्लस कर दो 2। अच्छा भैया, उसके बाद है 4। भैया जो भी इन तीनों को प्लस करके आएगा ना, उसके अंदर 4 को प्लस कर दो। भैया आगे है 3, तो इसमें 3 प्लस कर दो। फिर आगे है वापस से 5, फिर 5, फिर उसके आगे है 3, फिर 3, फिर है भैया 53, 53 प्लस कर दो। कब तक करते रहो? जब तक तुम यहाँ 56 पे नहीं पहुँच जाते। यहाँ पहुँचोगे, लूप हो जाएगा खत्म, सम के अंदर क्या आ जाएगा, इन सब का टोटल आ जाएगा जितने भी ये नंबर हैं। उसी का मैंने यहाँ पे लूप चलाया है ये वाला, ठीक है? आगे कैलकुलेट कैसे करते हैं, एवरेज मैंने तुम्हें बता दिया, सम जो कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं, उनको एवरेज कर दूँगा जितने बच्चे हैं, डिवाइड कर दूँगा जितने बच्चे हैं और उसको फिर आउटपुट करके दिखा दूँगा। भैया इसका आउटपुट दिखाओ, हाथ जुड़वा लो भैया, नहीं दिखा सकते इसका आउटपुट, 50 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ना थोड़े कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। शायद मैं अब आउटपुट दिखा पाऊँ, शायद मैं अब आउटपुट दिखा पाऊँ। तो 10 स्टूडेंट का मार्क्स मेरे को डालना है। पहले का 78 है, सेकंड का 65, 67, 45, 33, 45, 76, 90 और 56, लास्ट स्टूडेंट का दे देते हैं 45। तो यहाँ पे हमारा जो आया एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज़ 60 आया है। मतलब एवरेज हमारा सही निकल रहा है इन सब के मार्क्स के अकॉर्डिंग, किसी के भी ज़्यादा मार्क्स नहीं है। ऐसे 60 एवरेज सही निकल रहा है। समझ रहे हो? इसको तुम रीचेक कर सकते हो अपने हिसाब से, बट आई होप सो ये करेक्ट है, ठीक है? तो इसका जो आउटपुट है वो तुम्हें 50 बच्चों का अगर दिखाना पड़ गया, तो 50 का डाटा डालोगे मेरे भाई, इसका आउटपुट मत दिखाना। पेपर में नहीं लिख के आना। प्रोग्राम कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कहाँ पे, डिस्कॉर्ड पे। तो ये सारे प्रोग्राम तुम्हें डिस्कॉर्ड में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। व्हाट आर कंस्ट्रक्टर? राइट सैंपल कोड टू शो द वर्किंग ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है एक्चुअली। इनहेरिटेंस डॉट सीपीपी में जाएँगे हम, यहाँ हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर वाला भी एक था, पूरा का पूरा प्रोग्राम है, ये रहा कंस्ट्रक्टर डॉट सीपीपी। यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो बेस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, ड्राइव्ड क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, जो कि पॉलीमॉर्फिज़्म के साथ ही है, वो इनहेरिटेंस के साथ ही है। तो एज़ सच कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ड्राइव्ड क्लास वाला इनहेरिटेड होके आ रहा है बेस क्लास से, ठीक है? तो ये वही प्रोग्राम है, तो यहाँ वो बनाया जाना। 12th क्वेश्चन हमारा क्लियर है। 13 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड, ये तो हम बना चुके हैं। राइट राइट ए कोड, ये एक्चुअली थ्योरी वाला पार्ट है, कवर करा चुका हूँ मैं, ठीक है? राइट ए कोड टू शो द फंक्शन ओवरराइडिंग टू अचीव।
जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन किया था। जस्ट अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन-सा किया है वो क्वेश्चन? वो किया है हमने आई थिंक मार्क्स मार्क्स तो अभी कर रहे थे ना हम। उसका नाम फैक्टोरियल आई थिंक। फैक्टोरियल है? आई थिंक नहीं, फैक्टोरियल नहीं है, उसका क्या नाम है? उसका भी नाम है, अभी ओपन था यार वो, इनहेरिटेंस है क्या? नहीं। डायनामिक मेमोरी नहीं है, फ्रेंड फंक्शन नहीं है, फंक्शन ओवरलैपिंग नहीं, ये नहीं है। अभी कर रहे थे यार जस्ट अब हम मेन डॉट सी, मेन डॉट सीपीपी, मार्क्स ये रहा पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे हमने एक चीज़ यूज़ करी थी पॉलीमॉर्फिज्म में, जिसको हमने बोला था ये रहा ओवरराइड। ये बस लगा के यही सेम प्रोग्राम बना के आना है, बिल्कुल सेम पॉलीमॉर्फिज्म वाला ही यही सेम। यहाँ पे मैंने लगा भी रखा है एक्चुअली ओवरराइड। इसके साथ बना के आना है प्रोग्राम। हमारा 13 क्वेश्चन में खत्म हो जाता है। राइट ए कोड टू शो द हाउ ओवरराइडिंग इज़ अचीव्ड। यही वाला अचीव कैसे किया हमने, यही वाला प्रोग्राम बना के आना है, ठीक है? आगे चलें, आगे क्या अब आ जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ। राइट ए प्रोग्राम टू शो हाउ इट इज़ अचीव्ड, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में हम अब हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ exp.cpp डॉट सीपीपी, ठीक है? यहाँ पे फटाफट से मैं कोड करके आता हूँ, 1 सेकंड दो बस। कोड करके आ चुका हूँ विद कमेंट के साथ, ठीक है? हम यहाँ शुरू करते हैं क्या-क्या है, फंक्शन दैट मैंने यहाँ पूरे कमेंट लिख दिए एक्चुअली और मैं इसको वर्ड रैप करना भूल चुका हूँ, वापस से कर दिया मैंने। देखो करना क्या है हमें, हमें बेसिक सी एक एरर को हैंडल करना है, मतलब एरर आ जाता है तो उसके अंदर ट्राई और कैच ये 2 चीज़ें होती हैं, ट्राई, कैच और थ्रो, तो उनका हम हैंडल करना है। पहले हम आ जाते हैं मेन फंक्शन पे, मेन फंक्शन देखते हैं हम क्या है, इन डबल नाम से मैंने 2 वो बनाए हैं, डबल क्या होता है इंट का ही बड़ा वर्ज़न हम डबल कह सकते हैं। 2 हमने नंबर ले लिए हैं, ठीक है? फिर हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर ये दोनों डिवाइड हो जाएँ, डिवाइड क्या है यहाँ पे डिवाइड नाम का एक फंक्शन है जो कि दोनों नंबर लेता है और देखता है कि अगर डिनोमिनेटर 0 है, तो एरर दे दो कि भाई डिवाइड कर रहा है तू 0 से, नहीं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो उसको रिज़ल्ट को प्रिंट कर दो, नहीं होता अगर कुछ एरर आ जाता है, तो उस एरर को प्रिंट कर दो, बस इतना ही काम है। अच्छा भैया एरर को प्रिंट कैसे किया? मैसेज नाम के मैंने करैक्टर में वो एरर ले लिया, ठीक है? देन उस मैसेज को हमने यहाँ प्रिंट करवा दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल है। काम बस जो हम कर रहे थे, अब उसको मैंने एक ट्राई नाम की चीज़ के अंदर पैक कर दिया और एरर को मैंने कैच नाम की चीज़ में पैक कर दिया। अच्छा भैया ऐसे एरर आ जाता है? बिल्कुल, एरर को हम पहले पकड़ते हैं, थ्रो करते हैं इस एरर को, देन ये थ्रो किया हुआ एरर कैच के द्वारा पकड़ा जाता है और वो प्रिंट करवा देता है। इतना ही था मेरे दोस्त, इतना ही था। अच्छा, ओके, अब आते हैं 15th प्रोग्राम पे। देखो ये जो 15th प्रोग्राम है ना, एक्चुअली ये एक फ़ाइल का प्रोग्राम है और फ़ाइल का तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। ना मैंने पहले वाली वीडियो में कराया था क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर भी तुम्हें नहीं बता सकता मैं फ़ाइल क्या है। क्यों नहीं बता सकता? भैया तुम्हें नहीं आता? यार मैंने फ़ाइल के प्रोग्राम बहुत अच्छे से बना रखे हैं, मेरे को आता है बट उस चीज़ को ना मेरे को शुरू से लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि क्या समझाऊँ ये चीज़, एफ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम क्या होता है, ऑफ स्ट्रीम क्या होता है, ये सारी पहले तुम्हें हेडर फ़ाइल समझानी पड़ेगी, फिर उनके फंक्शन बताने पड़ेंगे। देन फिर मेरे को बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन का बेसिकली क्या यूज़ है, कौन-सा लूप कब यूज़ होगा, एज़ सच फ़ाइल में जाने के लिए क्या हम वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस चीज़ को खींचते-खींचते। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, एक प्रोग्राम ये है फ़ाइल का प्रोग्राम, ठीक है? मेरे को मत पूछना इसके अंदर क्या लिखा है क्योंकि एज़ सच ये प्रोग्राम बहुत ईज़ी है, अगर तुम देख सको तो। मैं थोड़ा-सा एक बार ऊपर से ओवरव्यू दे दूँ, अगर मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा फ़ास्ट चल रहा हूँ ना, प्लीज़ माइंड मत करना। एक प्रोग्राम ये है ऐसा जिसको मैं खुद बेसिकली समझाने लायक नहीं हूँ आज की डेट में क्योंकि मैंने अभी तक ये करा ही नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मेरे को सारा शुरू कराना पड़ेगा, तो इस बात को थोड़ा समझना। मैं बता देता हूँ क्या है, आईओ स्ट्रीम होती है वही इनपुट-आउटपुट के लिए, एफ स्ट्रीम होती है फ़ाइल के अंदर राइट और रीड करने के लिए, इतना समझ लो बस, ठीक है? और वेक्टर होता है, वेक्टर ऐरे जैसा होता है, एज़ सच हमने वेक्टर क्यों यूज़ किया है, हम बिना उसके भी कर सकते हैं। प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5-10 पेज ले लेगा और तुम्हें याद करना है प्रोग्राम एक्चुअली, तुम्हारे एक्सटर्नल आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एक्सटर्नल में तुम लिख के आओगे, ना कि वहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट लगा के आओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चक्कर में हमने यहाँ वेक्टर लिया कि थोड़ा प्रोग्राम छोटा हो जाए, 60 लाइन के अंदर आ गया ये। एसए स्ट्रीम क्या होता है? एसए स्ट्रीम बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको यूँ समझ सकते हो
एज़ सच फ़ाइल के अंदर का ही काम है, इतना समझ लो। फ़ाइल को छेड़खानी करने के लिए इसका यूज़ होता है। डिटेल में नहीं जानना चाह रहा, इस लाइन का मतलब तुम्हें पता है। एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अच्छा भैया स्ट्रक्चर तो हमें पता है क्या होता है। स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 2 चीज़ें बना ली हैं, आईडी ले ली है और कैरेक्टर का नेम ले लिया, उस बंदे का नेम ले लिया और उस बंदे की आईडी ले ली है, ओके। मैंने फ़ाइल नेम में ले लिया डाटा डॉट टीएक्सटी, एक फ़ाइल है, जिस फ़ाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो तुम। एक वेक्टर बना लिया रिकॉर्ड, यानी कि एक एरे बना लिया रिकॉर्ड नाम से। अच्छा भैया उस रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है? उसके अंदर एरे होता है, वो कितने साइज़ का है वो? इसमें तो कुछ डिफाइन नहीं है। इतना समझो, बस समझना इतना है कि ये एक स्ट्रक्चर टाइप का एरे है। स्ट्रक्चर टाइप का एरे है क्योंकि मैंने यहाँ रिकॉर्ड लिखा है ना रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड क्या है? ये रिकॉर्ड एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर टाइप का एरे है बट एज़ सच इसके अंदर हम साइज़ नहीं बताते कितने साइज़ का। बता सकते हैं, बताया नहीं है, मैंने नहीं बताया। उसके बिना भी ये रन करता है। अच्छा अगर मेरे को रीड करना हो कि फ़ाइल के अंदर डाटा जा चुका है या नहीं जा चुका, तो मैं इफ स्ट्रीम से यूज़ करूँगा। इफ स्ट्रीम का यूज़ करूँगा, इफ स्ट्रीम फ़ाइल। इफ स्ट्रीम क्या है भैया? ये एक क्लास है जो कि एफ स्ट्रीम में मौजूद है। ठीक है? क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने फ़ाइल। मैं कह रहा हूँ कि फ़ाइल को देखो डाटा डॉट टीएक्सटी के अंदर जाके कि वो है या नहीं है। अगर वो खुल जाती है तो ठीक है, नहीं खुलती तो फ़ाइल कुड नॉट बी ओपन यानी कि फ़ाइल है ही नहीं और रिटर्न कर दो 1। यानी एरर रिटर्न कर दो, सिंपल बात, ठीक है? और रिकॉर्ड मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, स्ट्रक्चर का पार्ट बना लिया है, इसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कह लो, इंस्टेंस कह लो, जो भी मैंने बना लिया है। फिर मैं कह रहा हूँ जब तक फ़ाइल एक्चुअली ये जो ऑपरेटर है ना, ये अ, इंसर्शन था, पता नहीं कौन-सा ऑपरेटर था ये देखता है कि रिकॉर्ड आईडी को उसके अंदर पुट करना है, किसमें फ़ाइल को इग्नोर करना है हमें फिर फ़ाइल की गेट लाइन में हमें रिकॉर्ड का नेम और 50 क्या है उसकी 50 कुछ भी हो सकता है उसकी अ, गेट लाइन 2 आर्गुमेंट लेता है ना, उसकी स्ट्रीम है कह लो, साइज़ है कह लो कितना चाहिए और उसको रिकॉर्ड को पुश कर देता है। अ, भैया थोड़ी-सी हवा में गई बात, थोड़ा-सा क्लियर कर दो जो वहाँ लिख के आ सकूँ, ये एक फ़ाइल है, ठीक है? ये एक फ़ाइल है, इसके अंदर मेरे को डाटा डालना है, डाटा क्या डालना है भैया? डाटा डालना है भव्य, 50 50, भव्य एक्चुअली पहले आईडी है, देन कैरेक्टर है, ठीक है? 50, भव्य, ये मेरे को एक्चुअली डाटा डालना है इसके अंदर, किसमें भैया? इस फ़ाइल के अंदर। तो उसका कोड है ये, कि कैसे उसके अंदर मैं डाल सकता हूँ, बस इतना समझ लो। इस चीज़ को मैं जेन्युइनली बताऊँ, एक-एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे को बहुत डीप जाना पड़ेगा। इस चक्कर में कह रहा हूँ, इस चीज़ को रट लो थोड़ा-सा कि फ़ाइल के अंदर डाटा डालने का कोड है ये। अच्छा भैया कौन-सा डाटा है जो मैं इनपुट करवाऊँगा? अच्छा भैया इनपुट कहाँ से करवाएँ? इनपुट यूज़र देगा हमें, ठीक है। ये अपडेट करने का एक्चुअली कोड है। डालने का भी नहीं कहूँगा, इसको अपडेट करने का कोड बोलूँगा कि ऑलरेडी डाटा है उसको अपडेट कर दो। ठीक है। उसके बाद जो तुमने फ़ाइल ओपन की है ना, उसको क्लोज़ करना जैसे एक फ्रिज है, फ्रिज को अगर तुमने खोल दिया, तो बंद करना किसकी ज़िम्मेदारी है? तुम्हारी है। तो फ़ाइल अगर तुमने खोल दिया है, तो फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। देन मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर द डाटा टू अपडेट वो एक नंबर लेगा और उसको इनपुट करवाएगा। ठीक है? और अगर वो देखेगा कि वो इनवैलिड रिकॉर्ड है या नहीं है, ठीक है? एज़ सच फ़ाइल के अंदर जाके ही, देन वो क्या करेगा न्यू आईडी ले लेगा उसी रिकॉर्ड की, देन वो न्यू नेम ले लेगा और उसको जाके अपडेट करा देगा उस फ़ाइल के अंदर। बस इतना ही है, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। इतना ही है। अच्छा भैया ठीक है, समझ आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज़ पैलिंड्रोम और नोट। पैलिंड्रोम और नोट को याद करने के लिए एक तुम्हें छोटी-सी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? छोटी-सी ट्रिक है मेरे पास। मैं एक्चुअली तुम्हें ट्रिक बता रहा था, ट्रिक क्या है पैलिंड्रोम की। पैलिंड्रोम का ये रहा एक्चुअली प्रोग्राम, मैं इस फाइल को बंद करता हूँ और पैलिंड्रोम की ट्रिक है देखो, सबसे पहले एक ओरिजिनल नंबर ले लेना है जो कि तुम्हें यूज़र देगा। एक रिवर्स्ड नंबर ले लेना जो कि 0 सेट करना और एक रिमाइंडर ले लेना खाली। करना क्या है, इन 3 लाइन को याद रखना है बस। इन 3 लाइनों को याद रखना है। मैं फटाफट से वो ऑन कर देता हूँ। 3 लाइन, इसको भी हटा देता हूँ। ये एक्चुअली तुम्हारी हेल्प करती है, चलो रहने देते हैं। रिमाइंडर क्या करता है, लास्ट डिजिट को गेट करेगा। अच्छा भैया एक नंबर है मान लो, नंबर है मेरे पास क्या नंबर लें जल्दी बताओ? 121 ये नंबर है भैया, ये नंबर। मैं किसी भी नंबर को 10 से अगर डिवाइड करूँगा तो क्या रिमाइंडर बचता है? इसको अगर मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? लास्ट वाली डिजिट ही तो रिमाइंडर बचेगी। तो यानी कि लास्ट वाली किसी भी चीज़ को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 1।
तो लास्ट में जो डिजिट होगी वो रिमाइंडर बचता है, 1 नहीं बचता एक्चुअली, लास्ट में जो डिजिट है वो रिमाइंडर बचता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी डिजिट आई है ना, इसको 10 से डिवाइड करके उसको रिमाइंडर में डाल दो। ओके भैया, फिर मैंने क्या कहा, रिवर्स्ड नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, प्लस कर दो रिमाइंडर। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मल्टीप्लाई कर दो 10 से और प्लस कर दो रिमाइंडर। तो करें? इसको क्या हो गया, ये हो गया 1210 प्लस 1, यानी कि 1210 1211 एक्चुअली ये आ गया, ठीक है? रिवर्स नंबर क्या है? नंबर के इक्वल है जो नंबर आया है, और फिर मेरे को क्या करना है? नंबर को घटा देना है, नंबर को हटा देना है। ओके, नंबर को हटाऊँ कैसे? नंबर को हटा देते हैं, 121 हमारे पास था, उसको डिवाइड कर दिया मैंने 10 से, तो अब मेरे पास लास्ट वाली जो डिजिट है ना, ये हट जाएगी, अब मेरे पास 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 आ चुका है मेरे पास नंबर में, ठीक है? इसको मैं वापस 10 से मॉड्यूलस करता हूँ, तो क्या मिल गया मेरे को? 2 मिल गया। ये लिखा रिमाइंडर मॉड्यूलस 2, तो 1 मेरे पास ऑलरेडी था। इसको हटा दो, भूल जाओ इसको। एक्चुअली 12 आ चुका है मेरे पास, 12 का 2 जो है, वो मैं यहाँ प्लस कर दूँगा। किसमें? इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसको 10 से, प्लस कर दूँगा क्या? 2, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो क्या आ जाएगा? 1 2 1 1 0 प्लस 2, यानी कि 1 1 1 टू 1 1 1 1 2, हाँ, ये आ गया ना? 1 1 टू 1 1 2, ठीक है? वापस से एक बार करूँगा तो लास्ट में इसका 1 लग जाएगा, तो ये आ चुका है हमारा रिवर्स नंबर 1 टू 1, ठीक है? ये बेसिकली कहने का मतलब था। ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर के इक्वल है तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना फ़ॉल्स रिटर्न कर देगा, और ऐसे ही हम पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं। पैलिंड्रोम बेसिकली होता क्या है कि एक चीज़ लिखी हुई है, एक चीज़ लिखी हुई है, मान लो लिखा हुआ है कोई स्ट्रिंग ध्यान नमन, NAMAN, नमन लिखा हुआ है। उल्टा पढ़ लो या सीधा पढ़ लो सेम ही है। अच्छा, अगर मैं 1 टू 1 की बात करूँ, 1 टू 1 की बात करूँ, उल्टा पढ़ लो, सीधा पढ़ लो, सेम ही है। 1 टू 1, 1 टू 1, NAMAN, NAMAN, ठीक है? अगर ये उल्टा और सीधा पढ़ के सेम आ रही है तो ये पैलिंड्रोम है, वरना नहीं है। ये होता है पैलिंड्रोम। इसका बेसिक सा प्रोग्राम है, यही 3 लाइन याद रखनी थी जो बेसिक थी, बाकी सब तो होता रहेगा, बस ये 3 लाइन है, 3 लाइन है, ठीक है? ये याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कंपेयर 2 स्ट्रिंग्स। 2 स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करते हैं? 2 स्ट्रिंग हमें दे रखी है, उनको कंपेयर करना है। सी प्लस प्लस में डबल इक्वल का साइन लगा देंगे, डबल इक्वल का साइन लगा देंगे। अच्छा भैया, छोटा-सा एक करके दिखा दो, लाइव कर दो भैया। अ, डॉट सीपीपी, ठीक है? सीपीपी कोड एक्चुअली ये एक्सटेंशन नहीं है, हैश इंक्लूड ही लिखना पड़ेगा मेरे को यार पूरा। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, आईओस्ट्रीम, ठीक है? मैं पूरा लिख के आता हूँ फटाफट से, फिर मिलता हूँ तुमसे। देखो फटाफट से, अब मैं देखो कोड तो लिख के आ चुका हूँ, और मैंने यहाँ 2 स्ट्रिंग को कंपैरिज़न करने के लिए यहाँ स्ट्रिंग नाम की बस यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड की है। 2 स्ट्रिंग ले लिया मैंने, दोनों स्ट्रिंग यूज़र से इनपुट करवा ली हैं, और करा क्या है, अ, दोनों को इनपुट कराने के बाद कंपेयर क्या करा, str1 इक्वल इक्वल है, बस यही तो लाइन लिखनी है। str1 इक्वल इक्वल है अगर str2 का, तो स्ट्रिंग आर इक्वल, वरना वो इक्वल नहीं है। बस यही तो है कंपैरिज़न, और क्या है? str1 इक्वल इक्वल है स्ट्रिंग 2 के, तो वो इक्वल है वरना नहीं है, बात खत्म। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फ्लोइंग पैटर्न, पैटर्न को प्रिंट करना है, पैटर्न को प्रिंट करना है। इसका पूरा प्रोग्राम है हमारे पास, ले चलता हूँ मैं तुम्हें प्रोग्राम के ऊपर। प्रोग्राम है ये वाला, ये रहा, और यहाँ आने के बाद देखो कुछ नहीं करना, 2 लूप चलाने हैं। हमें 5-5 स्टार प्रिंट करने थे, यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। ये एक हमें कुछ स्टार पैटर्न प्रिंट करना है। मैंने यही करा, 5 तक लूप चलाया, माइनस माइनस उल्टा लूप चल रहा है एक्चुअली ये, और जो दूसरा लूप है वो सीधा चल रहा है, वो प्रिंट कर रहा है नॉर्मल स्टार। इनर लूप और आउटर लूप दोनों लगेंगे, कंडीशन याद रखनी है। पहला लूप 5 तक चलेगा, 5 से चलेगा, 1 तक जाएगा। दूसरा लूप क्या करेगा, स्टार को प्रिंट करता जाएगा। इतना ही है, इतना ही है, हाँ भैया इतना ही है। रन करके दिखा दूँ? रन करके दिखा दो। ओके, ये पैटर्न हो गया प्रिंट, पैटर्न हो गया प्रिंट। ये ज़ूम नहीं कर सकते क्या तुम? ज़ूम कर देता हूँ मेरा भाई, बट ऐसे ज़ूम की मेरे को नीड नहीं पड़ती, तो मैं करके नहीं बैठता, ठीक है? एज़ सच मैंने तुम्हें दिखा दिया कि क्या कुछ है, बस ये याद रखना है कि 2 लूप लगेंगे। एक फोर लूप, उसके अंदर कंडीशन है इंट आई इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू है 1 के, आई माइनस माइनस। अगले में इंट जे इक्वल टू 1, जे जब तक लेस देन आई के, आई प्लस प्लस। बस इतना ही करना है, बात खत्म, डन।
राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज। हमें सीरीज का सम फाइंड करना है, 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर हमें का सम चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे कोड करते हैं, सम डॉट सीपीपी बना दूँ, सम डॉट सीपीपी। कुछ नहीं करना, फटाफट से हैश इंक्लूड लिखने के बाद क्या लिख दूँ, आईओ स्ट्रीम लिख देता हूँ, आईओ स्ट्रीम STREAM। ठीक है, यहाँ लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस std, और कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख दूंगा void main। ठीक है, void main लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ले लूँगा इंट नम ले लेते हैं, इंट नम, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सी आउट कर दूंगा, सी आउट के अंदर लिख दूंगा एंटर द नंबर। मैं यूजर से नंबर मांग रहा हूँ, एंटर द नंबर। मैंने यूजर से नंबर ले लिया है, और अब मैं उसको इनपुट करा लेता हूँ, इसमें नम में एंटर द नंबर, नंबर में इनपुट करा लिया। एक लूप चला देंगे, बेसिक सा एक लूप चला दें, लूप चला देते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0। जब तक वो छोटा है किससे, नंबर से, NUM से, तब तक वो लूप चलाओ। तो क्या करो, क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू क्या, क्या आई को प्लस करते जाओ, क्या आई को प्लस करते जाओ, बस हो गया। सम क्या है यहाँ पे भैया, सम मैं यहाँ बना देता हूँ, क्या दिक्कत है, इंट सम इक्वल टू 0, और लास्ट टाइम मेरे को यहाँ पे आके द सम ऑफ, यहाँ सी आउट में लिखना है कि द सम ऑफ n नंबर इज, क्या आ गया, सम। ठीक है, सम, बस इतना ही था भैया, प्रोग्राम हो गया, रन करें, रन कर देते हैं। तुम कह रहे हो क्या हुआ, वर्ड मेन एक्चुअली ये कुछ अच्छा रिटर्न, ओके ओके, सो सॉरी, मेरी दिक्कत है एक्चुअली, ये तुम्हारा वहाँ काम करेगा, बट ये यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये VS कोड है, VS कोड में यहाँ पे हमें इंट ही लिखना पड़ता है। एक्चुअली इसकी छोटी सी प्रॉब्लम है ये, और नंबर मैं यहाँ दे देता हूँ, थोड़ा सा जूम पे कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ज़्यादा होगा। ठीक है, एंटर द नंबर वो मांग रहा है, मैंने कहा 5, प्लस करके देख लो, 5 + 4 हो गए कितने, 9, और 1 + 2 कितने हो गए, 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, सही तो है, सही जा रहा है। 5 भी अगर तुम्हें इंक्लूड करना है तो तुम्हें यहाँ इक्वल लगानी पड़ेगी। अच्छा, कहाँ इक्वल लगा दो भैया, यहाँ इक्वल लगा दो, इसको इक्वल कर दो, बस इतना ही करना था, हाँ इतना ही करना था। ओके, अब भैया एक बार नंबर देना, 5, 5 नंबर दे दिए। ओके, अब आ रहा है 15, 15 कैसे, 5 + 4 9, 9 + 3 कितने हो गए, 12, 12 + 3 12 प्लस कितने, 2 कितने हो गए, 12 + 2 14, 14 + 1 15। अच्छा भैया, एक एक और डालो, 7 डाल के देखो, 7 चल रहा है, 7 7, 7 नंबर, 7 को प्लस करो, 7 + 6 13 + 5, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 22, 22 + 3, 22 + 3 कितना होगा, 25, 25 + 2 27, 27 + 1 28। क्या हमारा आंसर 28 है, हमारा आंसर 28 है, देख सकते हो तुम। ठीक है, ओके, डन है, चलो आगे चलें। Write a program in C++ to find the area of rectangle, triangle and shape using function overloading। भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, कौन सी वाली, इस वाली वीडियो में क्वेश्चन करा चुका हूँ ये। ठीक है, जाके जरूर देखना। Write a program in C++ to include try and catch block with which process arithmetic operation generated by division by 0। अभी हम करके आए हैं ये फैक्टोरियल वाले, वैसे EXP, ये रहा ट्राई और कैच, EXP, हाँ यहाँ था ना एक्सप्रेशन में, हाँ ये रहा ट्राई और कैच, ट्राई और कैच वाले यही वाला कोड है, यही तुम्हें सेम बना के आना है ट्राई और कैच वाले में। ये रहा ना ट्राई और कैच, डिवीजन वाइज 0, ये रहा भैया डिवीजन वाइज 0, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, इसलिए मैंने सेम सिमिलर बनाया है। राइट द प्रोग्राम C++ टू प्रिंट फर्स्ट 10 फिबोनाची सीरीज को मेरे को फर्स्ट 10 प्रिंट करने हैं। सिंपल कोड है, बहुत सिंपल, 2 मिनट में बना के आया, और फिर समझाता हूँ। कोड कराए हैं, बन चुका है, और यहाँ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ कोड पे, ज़ूम कर देता हूँ कोड की तरफ। तो यहाँ पे ये 2 लाइन तो बिल्कुल सेम है, कमेंट हमने डाल दी है। इनिशियलाइज़ द फर्स्ट 2 नंबर ऑफ द फिबोनाची सीरीज़ 0 और 1 हमने इनिशियलाइज़ कर दी है, और नेक्स्ट टर्म हमने नंबर ले लिया है। ठीक है, और बस एक फॉर लूप चलाया है कि क्या कर रहा है वो, अगर i जो है 0 है तो प्रिंट कर दो num1, और छोड़ दो, उस आइटरेशन को छोड़ दो। अगर i 1 है तो प्रिंट कर दो num2, और आइटरेशन को छोड़ दो। और अगर आगे 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ आई है, आई की वैल्यू अगर 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, तो करना क्या है, हमें नेक्स्ट टर्म के अंदर
num1 और num2 को प्लस करना है और नेक्स्ट टर्म को प्रिंट कर देना है। इतना ही था, हाँ भैया इतना ही था। अपडेट भी करना है, num1 को num2 बना देना है, num2 को नेक्स्ट टर्म बना देना है। क्या करना है, num1 को num2, num2 को नेक्स्ट टर्म। इतना करने के बाद प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम हो गया, रन करके दिखा दूं, रन कर देते हैं। देखो इन्होंने पूरी की पूरी सीरीज यहाँ प्रिंट कर दी है, अगर तुम्हें दिख रही हो तो। 1 1 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34, ठीक है। ये पूरी सीरीज यहाँ प्रिंट हो चुकी है। क्या भैया यही प्रिंट करनी थी, यही वाली करनी थी, 10 तक करनी थी, हमने कर दी है। हमें क्लास बनानी है, डिफाइन क्लास नेम ट्रेन रिप्रेजेंटिंग फ्लोइंग मेंबर्स। देखो हमें क्लास बनानी है, ठीक है, और उसके अंदर ये सारे मेंबर होने चाहिए, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन सारे दे रखे हैं इन्होंने। और फिर हमें क्या करना है, राइट प्रोग्राम टू टेस्ट द ट्रेन क्लास। बस इतना ही करना है हमें। तो एक फटाफट से यहाँ बना ही लेते हैं, एक एक फटाफट से यहाँ बना ही लेते हैं। क्या बनाए यहाँ पे, ट्रेन, ट्रेन डॉट सीपीपी बना लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे, हैश इंक्लूड लिख देंगे, हैश आईओ स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्पेस एसटीडी, ठीक है, एंड मेन, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्लास भी बना देते हैं, और यहाँ एक बार बस रिटर्न जीरो लिख दो, रिटर्न जीरो, ताकि एरर ना हो, ठीक है। क्लास बनानी है, क्लास बनानी है हमें ट्रेन नाम से, ट्रेन नाम से भैया हमने क्लास बनानी है, ओके। उसके अंदर क्या क्या चाहिए, हमें डाटा मेंबर चाहिए, क्या क्या, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम। तो हम यहाँ पहले बनाते हैं प्राइवेट, प्राइवेट नाम की एक चीज बनाते हैं। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इंट, और यहीं से कॉपी कर लेंगे, इंट ट्रेन, ट्रेन नंबर एक्चुअली है ना, तो ट्रेन नंबर, तो लिख टाइप ही कर लेते हैं यार, टी ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर, और क्या चाहिए हमें, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, ट्रेन नेम। अच्छा भैया और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, सोर्स, SOUR सोर्स। उसके अलावा क्या चाहिए भैया, उसके अलावा चाहिए डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन भी हो गई भैया। आगे आगे बताओ, जर्नी डाटा और कैपेसिटी, जर्नी डाटा GOURNEY, जर्नी डाटा एंड कैपेसिटी, कैपेसिटी CAPACITY, आई थिंक ये स्पेलिंग है, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाओ, यहाँ जाओ। अब मेंबर फंक्शन बनाने हैं, मेंबर फंक्शन बनाने हैं तो क्या करें, डायरेक्ट जाऊंगा पब्लिक में, पब्लिक, पब्लिक, और यहाँ क्या लिख दूंगा, ओ पहले एक कमेंट डाल देता हूँ मेरे भाई, कमेंट रह गया है, तुम्हें कोड भी तो देना है ना। मेक ए क्लास है ना, मेक ए क्लास, और प्राइवेट के अंदर क्या है, ये है हमारे मेक डाटा मेंबर्स, मेक डाटा मेंबर्स, डाटा मेंबर्स MBERS, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन, QUES क्वेश्चंस, ठीक है। अब पब्लिक के अंदर हमें जाना है, और यहाँ हमें बनाने हैं मेंबर फंक्शन, इनिशियलाइज मेंबर। तो एक हम बना देते हैं वर्ड INITILIZE मेंबर, तो MEMBER, ठीक है। इस नाम से हमने एक बना दिया है। अच्छा, हमने एक यहाँ फंक्शन बना दिया है, इसी को यहाँ रेप्लिकेट कर लें 3 4 बार, एक्चुअली कंट्रोल शिफ्ट ए करके और रेप्लिकेट कर लूँगा, 1 2 3, 3 बार मैंने कर लिया है। और मेरे को क्या करना है, बस ये नाम ही तो चेंज करना है, इनपुट ट्रेन डाटा, तो इनपुट ट्रेन डाटा। आगे देखें, आगे देखते हैं, डिस्प्ले डाटा, अच्छा 3 ही है बस, तो डिस्प्ले डाटा, डिस्प्ले डाटा। अब इनके अंदर लिखना क्या है, देखो लिख कुछ भी सकते हो, लिख कुछ भी सकते हो, अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हो, इसी का यूज, जैसे ट्रेन नंबर, ट्रेन नंबर कुछ भी हो सकता है, ट्रेन नंबर अब अ, क्या बताऊँ, ट्रेन नंबर क्या हो सकता है, मान लो 3 to 1 हो सकता है, और उसके मेरे को डिस्प्ले करा दिया, ये डिस्प्ले करा दो इसी नंबर को, ट्रेन नंबर को। ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, जो भी नाम है उसको डिस्प्ले करा दो। तो ऐसे ही करके हमें ये यूज करके एक प्रोग्राम बनाना था, हमने बना दिया, बेसिक है, बहुत बेसिक है, तुम्हें भी लग रहा होगा बहुत बेसिक है, कुछ है ही नहीं मेरे भाई, क्या कहाँ से लाऊं, और बताओ कुछ फंक्शन अपनी तरफ से बनाऊं, बस यही फंक्शन था। आगे चलें, राइट प्रोग्राम
दैट विल क्रिएट डाटा फाइल कंटेन दैट टेलीफोन नंबर। एक हमें फाइल एक्चुअली कंटेन करनी है, बनानी है, जिसके अंदर जॉन और ये नंबर लिखा हो और हरी और ये नंबर लिखा हो। मैंने फाइल नाम से कुछ बनाया था आई थिंक, यहाँ बनाया हुआ आई थिंक, ये रहा फाइल डॉट सीपीपी ना। इसके अंदर ऑलरेडी फाइल का है, फाइल डॉट सीपीपी, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने तुम्हें ये चीजें छुड़वा दी थी ताकि तुम दिक्कत ना करो। इसका प्रोग्राम मैं डाल दूंगा कहाँ पे, डिस्कॉर्ड पे जाके जरूर चेकआउट कर लेना। छोटा सा प्रोग्राम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। कहो तो ओवरव्यू दे दूंगा, बट ऐसा ओवरव्यू देने की नीड नहीं है, मेरे को पता है ये वाला ही प्रोग्राम समझ में आएगा, फाइल डॉट सीपीपी वाला। तो ऐसा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। करना क्या है, जाना है डिस्कॉर्ड पे और जाके इस वाले प्रोग्राम को तो रट लेना है। ठीक है। अच्छा भैया, ये जो तुमने प्रोग्राम समझाए यही आएंगे एक्सटर्नल में? बिल्कुल नहीं आएंगे ये वाले, बिल्कुल भी नहीं आएंगे ये वाले। ये क्या था भैया, फिर ये था क्या? ये मेरे भाई एक ओवरव्यू था, क्योंकि हम पीवाईक्यू सीरीज कर रहे थे तो लास्ट 7 ईयर के हमने सारे क्वेश्चन निकाले, उन सबको कवर किया। इस 24 ही क्वेश्चन आए लास्ट 7 ईयर में, और 24 के 24 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए भैया, कुछ बताओ। सिंपल चीज है, जाओ पीवाईक्यू सोल्व करो लास्ट 5 ईयर की, अच्छे नंबर से 60-70% से 75% से तुम पास हो ही जाओगे उन्हीं में, 5-7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर भी अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें फिर भी थोड़ा डाउट हो रहा है कि यार नहीं, मेरे को और करना है, मेरे को और करना है, तो भाई पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वो उन्हीं बच्चों के लिए जो एक्सटर्नल में पास होना चाह रहे हैं। अगर तुम्हें स्किल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ और करना है, मत करो ये प्लेलिस्ट। क्या करना है, जाना है चैनल पे, 4 चीजें और चल रही है, लीड कोड के क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें अच्छी स्किल सीखनी है, 4-5 कोडिंग के चैनल है, उन पे जाओ, सीखो। फ्री कोड कैंप पे उस पे जाओ, सीखो। इंग्लिश का है थोड़ा, पर समझ जाओगे तुम। जाओ सीखो यार। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कभी तो, तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करो।